नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण आज के सेशन 28 फरवरी 2023 में। स्वागत करता हूं सभी मित्रों का। जल्दी से सभी साथियों को अपना यह सेशन साझा कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए। पेन पेपर हाथ में रखिए, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में रखिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ घटित हो रहा है दुनिया में आज के समय। लेकिन उससे पहले आज का सबसे पहला मोटिवेशन है थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। साथियों, इस दुनिया में अगर किसी ने भी सबसे बड़ा काम किया है तो उसका नाम है खुद पर विश्वास। यदि आपका अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया स्वतः ही आप पर विश्वास करने लगती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास करें और जब आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया है कि आप सही हैं और आप जो सोचते हैं वो करने की हिम्मत रखते हैं तो फिर बड़ा सोचिए। बड़ा सोचकर उस लक्ष्य को निर्धारित करके छोटे छोटे माइलस्टोन बनाकर उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाइए। यकीन मानिए एक दिन जो आप सोच रहे हैं वो निश्चित होगा। इसी मोटिवेशन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथी इस समय जो उपस्थित हो चुके हैं सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। अपने सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन। नीरज, नमन, सचिन, पवन, मुकेश, अंकित, दिनेश, रिद्धि, आदित्य, अंकित, सचिन, माथुर, अमरेश, अमित, डी आर्मी, दीपू, राहित, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को शेयर करिए, सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेजिए और पढ़िए क्या कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले घटनाक्रम की। जैसा कि आप सभी को मालूम है हमारे इन सेशंस के अंदर जो हमने तरीके रखे हैं, यहां पर 5 बड़े एनालिसिस हैं और हर एनालिसिस के बाद 2 फैक्चुअल डेटा क्वेश्चंस हैं। आज के सेशन में भी शुरुआत में एक एनालिसिस है जो एनालिसिस यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफेंस एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही, दुनिया के प्रति भी आपकी एक समझ विकसित करता है। उन एनालिसिस के बाद में 2 क्वेश्चंस वन लाइनर है वन डे एग्जामिनेशंस के हिसाब से, फिर ऐसे ही एक और एनालिसिस, उसके बाद 2 वनडे क्वेश्चंस, ऐसे ही फिर एक और एनालिसिस, ऐसे करके 5 बड़े एनालिसिस या यूं समझिए दुनिया के 5 बड़े मुद्दे आपके आज के सेशन में डिस्कस होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्दे से और पहला मुद्दा है मालदोवा संकट। क्या है मालदोवा संकट, इसे हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले अखबारों की सुर्खियां जान लेते हैं। क्यों जानना जरूरी है यह जान लीजिए। यूपीएससी जीएस पेपर 2 के अंदर जहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस मेंशन है वहां पर सबसे पहला विषय है आज के लिए आपकी सुर्खी। क्या है आइए देखते हैं। साथियों, क्रेमलिन अक्यूजेस यूक्रेन यूरोपियन नेशन ऑफ फ्लेयरिंग अप टेंशन इन ब्रेक अवे मालदोवन रीजन। यहां पर आप खबर देख रहे हैं। खबर की तारीख अगर मैं बताऊं तो 27 फरवरी की खबर है। क्रेमलिन बोले तो रशिया ने अभी यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि वो यूरोपियन नेशंस को मालदोवा के अंदर संकट भड़काने के लिए उत्साहित कर रहा है। वही मालदोवा फियर्स इट कुड बी नेक्स्ट फॉर पुतिन। यह खबर है 26 फरवरी की, जिसमें यह कहा गया है कि मालदोवा क्यों डरा हुआ है कि वो पुतिन के लिए अगला देश होने वाला है। ऐसी ही एक कटिंग आप यहां देखते हैं रॉयटर्स में। क्रेमलिन सेज इट इज कंसर्न्ड बाय द सिचुएशन इन ब्रेक अवे मालदोवन रीजन। आप यहां देखते हैं रशिया वर्सेस नाटो, वॉर ऑन द कॉर्ड्स, पुतिन वार्न ऑफ कंसिक्वेंसेस इफ रशियंस आर हार्म्ड इन मालदोवा। इन हेडिंग्स से एक कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं और वो ये है कि पुतिन ने दुनिया भर के देशों को केवल इस बात के लिए धमका दिया है कि मालदोवा में जो रशियन लोग रहते हैं या रशिया के जो समर्थक लोग रहते हैं, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये सुर्खियां ये बताती हैं कि यूक्रेन के बाद में कोई और देश ऐसा है जो इस समय पुतिन के लिए यूक्रेन के बराबर ही महत्व शायद रखता हो, या यूं समझिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक अगली चुनौती बनने जा रहा हो। आप यहां पर देख सकते हैं मालदोवा के रक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट, जिसमें वो कहते हैं कि हमने पश्चिमी देशों से कहा है कि वो हमें एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराएं, हमारी वायु के अंदर होने वाली जितनी भी तकरारें हैं उसे रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम अवेलेबल कराएं। वहीं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में अमेरिका और नाटो और यूक्रेन को धमकाया है कि यदि आपने ट्रांसनिस्ट्रिया नामक स्थान पर कोई भी कार्रवाई करने की सोची
तो गंभीर परिणाम होंगे। यानी यूक्रेन से हटकर दुनिया का ध्यान एक और देश की तरफ जा रहा है, नाम है उसका मालदोवा। लेकिन इन सब बातों से एक चीज क्लियर हो चुकी है और वो ये है कि ये निश्चित ही यूक्रेन के आसपास है। नंबर दूसरा, निश्चित ही इसकी कहानी में भी नाटो वर्सेस रशिया की कहानी है। नंबर तीसरा, अब तक यह क्लियर हो चुका है कि 100% मालदोवा की जो वर्तमान सरकार है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ आकर्षित है। अगर आप इन सभी बातों को कंक्लूड कर रहे हैं तो चलिए अब हम इस मुद्दे को आपको गंभीरता से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा मैप दिखा दें। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने फिलहाल एक मैप दर्शाया गया है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो मैं आपको कुछ बॉर्डर्स दिखाना चाहूंगा और आप उन बॉर्डर्स को ध्यान से देखने का प्रयास करें तो आपको एक कंट्री यहां पर दिखाई दे रही है। दिस इज नॉन एज मालदोवा। साथियों, ये जो मालदोवा नामक आपको कंट्री दिखाई पड़ रही है, असल मायने में ये यूक्रेन के साथ बॉर्डर साझा करने वाला देश है। मालदोवा देखकर ही पता चल रहा है कि यह लैंडलॉक कंट्री है। देखकर ही पता चल रहा है कि यह कंट्री रोमानिया और यूक्रेन के बीच में फंसा हुआ देश है। और तीसरी चीज जो देखकर रेड से पता चल रही है और वो ये है कि यहां कुछ मामला गड़बड़ाया हुआ है। मैं आपको इस तरफ लेकर चलूं उससे पहले कुछ फैक्चुअल जानकारी जान लीजिए। मालदोवा में जो इस समय सबसे ज्यादा विवादित जगह हो रही है, जिसको लेकर सारा की सारा खेला हो रहा है, उसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। ये जो रेड कलर एरिया आपको दिखाई दे रहा है, आज इस विषय के ऊपर चर्चा होने वाली है। जगह का नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। जैसे आपने यूक्रेन के केस में खैरासान प्रोविंस वगैरह चीजें जानी थी, वैसे ही यहां के बारे में जान लीजिए। इट इज ट्रांसनिस्ट्रिया। मालदोवा की राजधानी है चिशिनाओ। यह तथ्यात्मक जानकारी है जो आप जान लें ताकि भविष्य में आपको यहां से जुड़ी हुई और बातें समझना आसान रहे। ट्रांसनिस्ट्रिया मालदोवा और यूक्रेन के बीच में है। मालदोवा रोमानिया और यूक्रेन के बीच में है। मालदोवा एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर ये फैक्ट आपको पता चल गए तो आगे की कहानी जानते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि जेलेंस्की वर्सेस पुतिन की इस कहानी में रशिया जिस तरह से यूक्रेन पर हावी रहा, अब उस हावी रहने का जो सबसे बड़ा कारण था, अगर आपको वो बताया जाए तो शायद ही आप इस बात को आसानी से रिलेट कर पाएं। साथियों, जब भी हम यूक्रेन संकट की बात करते हैं तो यूक्रेन के बारे में हमें यह तो पता है कि जेलेंस्की का नाटो के प्रति जो प्रेम था या नाटो के प्रति उसकी जाने की जो मंशा थी, यह बात रूस को पसंद नहीं थी। लेकिन क्या केवल एक यही कारण था? दुनिया में तो ऐसे बहुत से देश हैं जो अपने लेवल पर दूसरे देशों के साथ में अपने व्यवहारिक संबंध स्थापित करते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा कारण था जिसने पुतिन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया? ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से इस स्थिति पहुंच गई कि यूक्रेन पर हमला हुआ? आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं और जो नहीं जानते वो इन तस्वीरों से कुछ रिलेट कर लेंगे। आप कुछ तस्वीरें देखिए जो आपको इस समय बोर्ड पर दिख रही हैं। कुछ लोग आपको सड़कों पर चलते हुए दिख रहे हैं। ये जो लोग आपको सड़कों पर दिख रहे हैं, ये प्रोटेस्टर्स हैं। आप कहेंगे यूक्रेन से इस कहानी का क्या उद्देश्य है? सारी बातें बताता हूं। आप जो ये लोग देख रहे हैं ना, ये असल में मोल्दोवा में रहने वाले वो लोग हैं जो रूस का समर्थन कर रहे हैं। आप कहेंगे अभी तो आप यूक्रेन कह रहे थे, अब आप मोल्दोवा कैसे पहुंच गए? हमने कहा बिल्कुल बॉर्डर पहुंच गए। बोले नहीं नहीं नहीं, सवाल ये था, आपने कहा था कि यूक्रेन पर हमला करने के पीछे का कारण जो था वो नाटो की करीबी थी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर आप इस पोस्टर को क्यों दिखा रहे हैं? हमने कहा इसके पीछे उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मैंने कहा आइए बताता हूं। देखिए, असल में कहानी कुछ इस प्रकार से है। अगर आप सबको यूक्रेन की कहानी पता हो, मैंने आपको बताई भी थी, एक बार के लिए मैं वो मैप दिखाना चाहूंगा। वो मैप कहीं रख दिया मैंने, ये रहा। देखिए, आप सबको ये याद होगा। एक बार इस मैप को ध्यान से देखें और देख करके फिर हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक रिलेट करके समझा पाएंगे। आप इधर देखें। देखिए, आपको ये रशिया दिखाई पड़ रहा है और रशिया के साथ साथ आपको ये वाला जगह जो यूक्रेन का है, ये देखना चाहिए। आपको यूक्रेन का ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा होगा। साथियों, ये जो यूक्रेन का हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सी तरफ दिखाई पड़ रहा है? ये पूर्वी किनारा हो गया, ये दक्षिणी किनारा हो गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी किनारे पर ये जो एरिया है ना, लोहांस्क, डोनास्क, ज़पोरिज़िया और खैरसान, असल मायने में यहां पर जो लोग रहते थे वो लोग रशिया समर्थक थे। दोबारा सुनिएगा, रशिया समर्थक थे का मतलब क्या हुआ? मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि 1991 के अंदर जब यूएसएसआर का विघटन हुआ
तो देश बनकर के आए 15, उनमें से एक यूक्रेन भी था। और उस यूक्रेन में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो रहना चाहते थे रूस के साथ, लेकिन उनके घर और उनका जो सीमा क्षेत्र है वो दूसरे देशों में पड़ गया। ऐसी ही स्थिति में यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में, जो कि रूस के साथ बॉर्डर शेयर करते थे, उन क्षेत्रों में बहुत से लोग रशिया समर्थक थे। रशिया समर्थक लोगों को यह चाहिए था कि यूक्रेन और रशिया एक हो जाएं, लेकिन यूक्रेन की सत्ता जिस कारण से यूएसएसआर से अलग हुई थी, उसके पीछे का बड़ा कारण था कि वो वेस्ट की तरफ जाना चाहते थे, यूरोपियन देशों की तरफ जाना चाहते थे। यही कारण था कि पुतिन ने अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए, हिफाजत कैसी, आपने कई बार सुना होगा, पुतिन यूक्रेन की सत्ता को नियो नाजी कहती है, नाजी कहती है कि ये यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं ये बड़े नाजीवादी विचार के हैं। नाजीवाद असल में है क्या? इनकी परिभाषा में नाजीवाद है कि अपने लोगों को ही केवल सत्ता में रखना, जो पसंद ना हो उन्हें मरवा देना। जेलेंस्की के ऊपर पुतिन आरोप क्या लगाते हैं कि इनके देश में जो रशिया समर्थक लोग रहते हैं, यूक्रेन उन्हें मरवाना चाहता है या फिर उनके साथ हमेशा दमन करता आया है। ऐसी स्थिति में पुतिन ने कहा कि जो मेरे समर्थक हैं मैं उनकी हिफाजत करूंगा, और ऐसा कहकर ही उन्होंने इस क्षेत्र में एंट्री की थी। आज ही अगर आज की स्थिति भी देखें तो यह पूरा क्षेत्र रशिया के साथ क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले जो रशियन हैं, जो ऑलरेडी थे तो यूक्रेन के सिटीजन, लेकिन वो पसंद रूस को करते थे, वो आज भी रूस के साथ हैं। इस वजह से रूस यहां पर आराम से रह रहा है। अब कहानी रिलेट करिए। मैंने आपको हाल ही में एक प्रोटेस्ट दिखाया था। उस प्रोटेस्ट में मैंने आपको मालदोवा का बॉर्डर एरिया दिखाया था। ट्रांसक्रेशिया करके जो स्थान था वो यहां पर दिखाया था। मैंने अभी हाल आपको उस प्रोटेस्ट को देखकर बोला ये वो लोग हैं जो रूस का समर्थन करते हैं। रूस का समर्थन करते हैं से क्या मतलब हुआ कि ये वो लोग हैं जो कि रहते मालदोवा में हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या मालदोवा भी यूएसएसआर के विघटन से बना था? आंसर है जी हां, यह भी यूएसएसआर के विघटन से बना एक देश था। इस मालदोवा और यूक्रेन के बॉर्डर पर यह जो जगह है, यहां पर रशिया समर्थक लोग रहते हैं। कुछ रिलेट करिए, जैसे यूक्रेन में रशिया समर्थक लोग रहते थे, उनकी हिफाजत के लिए पुतिन आगे आए, वैसे ही यहां पर भी रशिया समर्थक लोग रहते हैं। जानकर आश्चर्य होगा, यहां पर रहने वाले लोगों को पुतिन के द्वारा फ्री राशन, फ्री गैस और सैन्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं, वृद्ध जनों को यहां पर पुतिन के द्वारा पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहां पर 1500 से ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जो रूसी सैनिक हैं। आप पूछेंगे ऐसे कैसे संभव है? हमने कहा इसलिए क्योंकि रहने वाले भले ही वो मालदोवा के हों, लेकिन पुतिन ने उन्हें रूस का पासपोर्ट दिया हुआ है कि आप समझिए कि आप रूसी नागरिक हैं, और ऐसी स्थिति में ये पूरा क्षेत्र रशिया समर्थक है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो फिर यहां पर बड़ा सवाल बनेगा कि क्या मालदोवा खुद भी रूस समर्थक है? अरे समर्थक हुआ होता तो रूस के साथ 1991 में भी मिल लिया होता। लेकिन अब क्या है, अब ये मालदोवा की सरकार तो खुद को अलग स्टेट चाहती है, अलग देश मानती है, और ये देश है 1991 में बना हुआ है। लेकिन यहां के कुछ लोग अभी भी रूस को पसंद करते हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए खबर पढ़िए। मैंने इसीलिए ये खबर दिखाई आपको। खबर ये है कि उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए यहां पर न्यूज की कटिंग लेकर आया था मैं। इधर देखिए, यूक्रेन की सदर्न कमांड हैज स्टेटेड दैट दे हैव नाउ मूव्ड सिग्निफिकेंट फोर्स नियर बॉर्डर विद मालदोवा एंड ट्रांसनिस्ट्रिया। इसका मतलब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें लोग रूस के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, उन्हें दबाने के लिए यूक्रेन के द्वारा अपनी फोर्सेस भेजी जा रही हैं। और ऐसी स्थिति को रशिया ने धमका कर कह दिया है कि यह एक रेकलेस स्टेप माना जाएगा, जिसका माकौल बदला लिया जाएगा। इस घटना को अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझिए कि ना केवल नाटो जिम्मेदार था नाटो पर यूक्रेन पर हमले के लिए,
लिए बल्कि रशियंस की हिफाजत करने के लिए पुतिन ने जो कदम उठाया वही मालदोवा की अगली सिचुएशन बन रही है। तभी तो मैंने आपको हेडलाइन में क्या बताया है कि क्या नाटो अगला पुतिन मतलब मालदोवा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है पुतिन के लिए, या मालदोवा अगला यूक्रेन होने वाला है पुतिन के लिए। यही आज का विषय है। उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आ गई हो। तो अब थोड़ा सा लोकेशन और वहां की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये खबर पढ़ ली, अगर जानकारी पूरी तरह समझ में आ गई, अब थोड़ा मालदोवा के बारे में भी जान लीजिए। साथियों, यहां एक ऐसा देश है मालदोवा, मैंने आपके सेशन में आने से पहले गूगल किया तो जानकारी मिली, मालदोवा दुनिया का यूरोप का सबसे गरीब देश माना जाता है। दुनिया के माफी चाहेंगे बार बार, यूरोप के सबसे गरीब देशों की जब चर्चा करते हैं तो उसमें मालदोवा का नाम आता है, जो एक तरफ यूक्रेन से और दूसरी तरफ रोमानिया के बीच में है। इसका क्षेत्रफल केरल से भी कम है। हमारा राज्य जो केरल है, राज्य मतलब भारत का जो राज्य केरल है, उससे भी कम इसका क्षेत्रफल है। इसका 33,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये वायरस कहां से आ गया? हाँ ठीक है, 33,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। आबादी मात्र 26 लाख है। 7,000 सैनिक हैं, यानी इतना तो स्पष्ट है कि ये सैनिकों की संख्या इतनी कम है कि ये किसी भी प्रकार से रशिया के इन्वेजन को सहन नहीं कर पाएंगे। दिमाग में सवाल बनना शुरू हो चुका होगा, आपने सर कहा था कि यहां पर गैस रूस के द्वारा भिजवाई जाती है, ये रूस से तो कनेक्टेड ही नहीं है, ये तो लैंडलॉक है। मैं जवाब दे दूं साथियों, यहां यूक्रेन में से पाइपलाइन बिछा करके इनको गैस भेजी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहां की 60% जो सर्विस है, यानी कि लोगों की जो कमाई है वो सर्विस सेक्टर से आती है। यहां की 45% आबादी यानी कि लगभग 12-13 लाख लोग जो हैं वो विदेशों में काम करते हैं। मालदोवा अपनी गैस की 100% जरूरतें रूस से पूरा करता है। 1992 में से ही यहां पर मालदोवा का जो ट्रांसनिस्ट्रिया एरिया है, यह रूसी प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। तो उम्मीद है आपको पूरी तरह मालदोवा की लोकेशन समझ में आ गई होगी, ये बॉर्डर एरिया समझ में आ गए होंगे, किन किन के बीच में है ये क्लियर हो गया होगा, आज की स्थिति क्या है ये क्लियर हो गया होगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि मालदोवा के अंदर जो गैस भेजने का काम है वो कौन करता है, ये मालदोवा एरिया है, बस इतना सा। इसमें रूस के द्वारा गैस भेजी जाती है, बकायदा यूक्रेन में से पास होकर के यहां पर गैस पाइपलाइन भेजी जाती है, पूरी तरह ये यहां पर है। ठीक है, अब आप पूछेंगे जब इतना सा है ये, मतलब वो वाली कहानी है, इत्तू सी तू हैरी है, आफत मचा रखी है। तो एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास कुल मिलाकर 10 लाख लोगों की आबादी है तो तुम्हारे अंदर इतना मतलब घमंड आ कहां से रहा है? इंडिया जैसी जगह पर 10 लाख लोगों को तो हम काउंटिंग में मिस कर देते हैं। यार ठीक है यार, उस क्षेत्र की काउंटिंग रह गई होगी। तुम्हारे यहां रहने वाले लोग 10 लाख हैं, उसमें भी तुमने प्रेसिडेंट बना रखा है, प्रधानमंत्री बना रखा है, और हालत देखो, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी वाला देश आपकी इस घटना की चर्चा कर रहा है। यार गजब मीडिया कवरेज है तुम लोगों का, है मतलब इतने से लोग हैं हमारे यहां पे, इतने से लोगों के तो प्रोटेस्ट में नाम सामने आ जाते हैं। अगर इंडिया में आज के प्रमुख अखबार उठा के देख लिए जाए ना, तो सड़कों पर इतने लोग तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट में खड़े होंगे। किसी ना किसी राज्य में, किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी मांग को लेकर लोग सड़कों पर, इतनी जनसंख्या तो यूं ही होगी। पर भाई तुम्हारी गजब मार्केटिंग है। टाइम्स ऑफ इजराइल तुम्हें ले रहा है, कह रहा है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लोड मत लो। यार गजब चल रहा है, मतलब है कुछ भी। मतलब केरल है ना हमारा, वो 38,000 वर्ग किलोमीटर का है, तुम 33,000 वर्ग किलोमीटर के रहने वाले लोग हो, इतना माहौल काट रखा है। ठीक है साहब, तो स्थितियां ये हैं कि मालदोवा क्या नेक्स्ट यूक्रेन होगा, क्योंकि रशियन थ्रेट जो है वो इनको मिल रही है। आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर लेकिन रशिया को क्या जरूरत पड़ी है मालदोवा को कब्जा करने, क्या मिलेगा? एक गरीब के ऊपर कब्जा करके मिला लिया गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने कहा फर्क, एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? असल में मालदोवा को कब्जा करने से यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने की जो रणनीति है ना, वो रशिया की पूरी तरह कामयाब हो जाएगी। कैसे? एक तरफ बेलारूस है, उसके ऊपर खुद रूस है, एक तरफ वाले एरिया पर कब्जा है, क्रीमिया पर ऑलरेडी रूस का कब्जा है, मालदोवा और मिल जाए तो यूक्रेन तो पूरा पूरा आधा कट जाएगा ना, पूर्वी हिस्सा यूरोप से अलग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मालदोवा के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। क्यों सत्ता परिवर्तन हुआ? क्योंकि लोगों की चाहत थी कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि एकदम फायर ब्रांड नेता हो। ऐसी स्थिति में यहां प्रधानमंत्री को बदला गया। प्रधानमंत्री अभी जो यहां पर बनकर आए हैं
वो जो हैं वो यहां पर एक प्रकार से वेस्टर्न समर्थित हैं, प्रो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट हैं डॉरिन रैकियन, और वो यहां के प्रधानमंत्री बनकर आए हैं और वो यहां की सरकार को एक तरह से भड़काने लगे हुए हैं। यहां की कैपिटल चिशिनाउ है और इस चिशिनाउ कैपिटल को लेकर के अब ये दावे किए जा रहे हैं कि ये लोग रशिया में रहना चाहते हैं या वेस्ट में मिलना चाहते हैं। अब मैं आपको एक पोल का नतीजा दिखाता हूं, मालदोवा की असली जनता क्या चाहती है और साथ में मालदोवा के जो राजनेता हैं वो क्या चाहते हैं। मालदोवा के राजनेता तो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हैं, कारण उन्हें बड़ी मात्रा में वहां से सहायता राशि मिलती है, जो मिलती आई है यूक्रेन को, ऐसी इनको भी उम्मीद है कि चलो दिन कट जाएंगे। लेकिन लोगों की क्या चाहत है, अब वो जानिए साथियों। लोगों की चाहत के लिए जून 2018 में मालदोवा के अंदर एक बार पोल कराए गए कि कितने लोग चाहते हैं कि हमें नाटो में मिल जाना चाहिए। साथियों 22% मालदोवा के लोगों ने ही कहा कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, 43% लोगों ने मना किया कि हमें नाटो ज्वाइन नहीं करना। दिसंबर 2018 में फिर पोल हुआ, सेम परिणाम रिपीट हुए। 2022 में जब यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया, उसके बावजूद भी उसके अंदर जो पोल हुए तो मालदोवा के केवल 24% लोग ही ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हमें नाटो में जाना चाहिए, बाकी लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं। इवन इस साल फरवरी 2023 में फिर से पूछा गया यहां के लोगों से कि बताओ क्या आप नाटो में जाना चाहते हो, तो यहां पर लोगों ने इनकार किया। 62% लोगों ने नाटो में जाने से इनकार किया। यह अपने आप में वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, यूक्रेन की पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि रशिया जैसा देश जिसको सभी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा हो, उसके समर्थन में लोग आकर खड़े हुए हैं और तो और वो ये भी दिखा रहे हैं कि वो नाटो में नहीं जाना चाहते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी स्थिति है और यह स्थिति यूक्रेन के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकती है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के बिल्कुल किनारे पर ट्रांसनिस्ट्रिया, जहां पर यह विवाद हो रहा है, और यदि यह रूस समर्थित एरिया है तो ऐसी स्थिति में इनके लिए यह पूरा की पूरा जो एरिया है यह चुनौतियों से भरा हुआ है। यानी एक प्रकार से रशिया के लिए यह पूरा क्षेत्र यूक्रेन का अपने लिए करने में बड़ी कामयाबी मिल जाएगी यदि ट्रांसनिस्ट्रिया पर रशियन फोर्सेस का कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका जो कि कहां पर है, तो देखिए पेपर में कई बार इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि यह एरिया चर्चा में था, कहां पर स्थित है, किन किन के बीच विवादित है। तो ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका सोवियत संघ से बिल्कुल मालदोवा के साथ अलग हुआ था। यह पूरी मालदोवा की ही जानकारी है। ठीक है ना, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह विषय वस्तु आसानी से समझ में आ गई हो। मैंने यह सारी जानकारी 1500 सैनिक वगैरह सब आपको उपलब्ध करा दिए हैं। वी वांट रशिया टू कम, ऐसा मालदोवा के प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे हैं। इसी फरवरी की डिमांड है जो आपके सामने रखी जा रही है। ठीक है, उम्मीद है सभी को साथियों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि क्या मुद्दा है। अमेरिका और ये सब क्या चाहते हैं कि मालदोवा का समर्थन करेंगे, यूक्रेन की तरह उसका भी समर्थन करेंगे, लेकिन रशिया इनको ऑलरेडी धमका चुका है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन की फोर्सेस कह रही हैं कि वो ट्रांसनिस्ट्रिया की तरफ भेजी जाएंगी क्योंकि वो रशिया को वहां पर दबाना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक फेलियर स्टेप होगा। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सोवियत यूनियन कब टूटा था? एसएससी जीडीए प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछा गया है। 1991 में इसका आंसर है। कई बार हम लोगों ने आपके सामने इसका डिस्कशन किया है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को आज का पहला सेशन समझ में आया होगा। आपकी राय क्या रही वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। एक और जरूरी बात जानकारी प्राप्त कर लीजिए साथियों, जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट दिया था, कमिटमेंट था कि हमारे पुराने संस्थान में जहां पर हम आपके लिए जुड़ करके जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी अनअकैडमी पर क्लासेस ले रहे थे, वहां से आपका पूरा पैसा रिफंड कराया जाएगा। साथियों हमने कल भी आपको यह सूचना दी थी कि आपका वो पूरा पैसा रिफंड हो चुका है, ऐसा मुझे मैसेजेस आ चुके हैं वहां से भी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों के माध्यम से भी। आप में से जितनों भी साथियों ने पहले वहां पर ऑप्शंस कोर्सेज के लिए हुए थे, उनसे गुजारिश है कि एक बार अपना अकाउंट चेक कर लें, आपके पास रिफंड आ चुका होगा। पहले 1 रुपया रिफंड भेजकर यह चेक किया गया था कि क्या आपके पास पैसा पहुंच रहा है अथवा नहीं। अब लेकिन पूरा पैसा आपका रिफंड फीस का हो चुका है। यह इसलिए हुआ है ताकि आप हमारे उस एप्लीकेशन पर, जिसमें कि हमने आपका कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जहां पर कल शाम 8:30 बजे से क्लासेस शुरू होने वाली हैं, आप उन क्लासेस को निर्बाध रूप से पढ़ सकें, बहुत बेहतरीन तरीके से उन क्लासेस का आनंद ले सकें। इसलिए आज ही आपसे गुजारिश है कि जल्दी से दिन भर में अपने लिए सारी सीट्स रिजर्व कराइए, कल से बेहतरीन तरीके से आनंद तरीके से क्लास को लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
एक एनालिटिकल क्वेश्चन और 2 वन लाइनर क्वेश्चन। 2 वन लाइनर क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करना चाहिए, फैक्चुअल है लेकिन याद करना चाहिए। साथियों, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा आपके आसपास के क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों के द्वारा नालों की गहराइयों में उतर करके सफाई की जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वहां पर बहुत हानिकारक गैस के निर्माण से सफाई कर्मचारी घायल हो जाते हैं या कई बार मृत्यु तक हो जाती है। ऐसी स्थिति में केरला पहला राज्य ऐसा बना है जिसने सीवरेज की सफाई और मैनहोल की सफाई के लिए एक रोबोट का उपयोग किया है। तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल हो गया, इंपॉर्टेंट है केरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसका स्कैवेंजर हंट यानी कि एक तरह से सफाई करने के लिए एक रोबोट उपयोग में लिया जा रहा है, मैन होल क्लीनिंग के लिए यह बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका नाम बैंडिकूट रोबोट है और जो फिलहाल 17 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर वो किया जाएगा। तो देखिए ये इस प्रकार से काम करता है। ये रोबोट की तरह से यहां पर गड्ढे के ऊपर सेट कर दिया जाता है, वहां जाकर के ये बैंडिकूट जो है ना मैन होल क्लीनर। तो अब आपसे ना पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बैंडिकूट क्या है। अब बैंडिकूट सुन के आपके दिमाग में किसी के बैंडिट आएगा, किसी के दिमाग में ड्रोन आएगा, किसी के दिमाग में राइफल आएगी, किसी के दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ तो चला ही आएगा। शायद ही किसी के दिमाग में आए कि यह एक रोबोट है। तो ऐसी स्थिति में जो वनडे एग्जामिनेशन है वो आपसे खेल जाते हैं। तो ये मैन होल क्लीनिंग रोबोट है, जो रोबोट अंदर से कचरा साफ करेगा, ऊपर इसका ऑपरेटर बैठा रहेगा। बैंडिकूट नाम है। कहां पर शुरू हुआ है? केरल के अंदर शुरू हुआ है। गड्ढों की सफाई और हार्मफुल गैसेस से बचाने का काम करेगा। इन सारी चीजों को मैं आपसे निवेदन करूंगा, लिखने की जल्दबाजी ना करें। सेशन पूर्ण होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर आपको यह पूरा कंटेंट एज इट इज सेशन पूर्ण होने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। बैंडिकूट जो है वो एक स्कैवेंजर इन दी वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है। फर्स्ट रोबोटिक स्कैवेंजर, दुनिया का पहला सफाई करने वाला है ना मशीन बनाई गई है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाई गई है। बैंडिकूट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि टेरेस्ट्रियल ओमनिवोरस एंडेमिक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसको ध्यान में रख करके एक कीड़ा, एक मतलब एक जीव समझ लीजिए, जिसके ध्यान में रख करके इसका नाम निकाला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ये सब करने का काम किया हुआ था दुनिया में, जो लोन देने पर नियंत्रण करती है। क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? दुनिया के बहुत से देश ऐसे होते हैं जो कि दुनिया की अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लेते हैं, लेकिन दुनिया के G7 देशों ने एक समय पर यह निर्धारित किया कि वो ये ध्यान से देखेंगे कि क्या कोई देश इस दिए गए लोन का उपयोग सही कार्य में कर रहा है या उसका उद्देश्य बदल गया है। उन उद्देश्यों की चेकिंग के लिए FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था। उसमें रशिया भी एक मेंबर हुआ करता था, लेकिन उसे फिलहाल बाहर निकाल दिया गया है। यानी कि जिस तरह से G8 से इसे बाहर किया गया था, अब इसे FATF से भी बाहर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने रशिया की मेंबरशिप जो है उसको छीन लिया है। फरवरी 2023 की खबर है, यह आप जान सकते हैं। बड़ा सवाल बनेगा, क्या FATF के अंदर भारत मेंबर है? आंसर है जी हां, भारत इसका मेंबर है। FATF की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में G7 देशों के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। इन्होंने क्या कर दिया है? इसको पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो ये देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नंबर 1, स्थापना कब हुई? 1989 में। किसके दौरान हुई? G7 मीटिंग के दौरान हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में है। FATF के प्रेसिडेंट कौन है? राजा कुमार, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? सिंगापुर से। इसके अंदर मेंबर कंट्री कितनी है? 39 है। इंडिया कब इसका मेंबर बना था? 2010 में पूर्णकालिक सदस्य बना था। FATF कितने प्रकार की लिस्ट निकालता है? 2 प्रकार की, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है उन्हें कोई भी देश लोन नहीं दे सकता। अभी रिसेंटली क्या हुआ है? तो रशिया की इन्होंने मेंबरशिप खत्म कर दी है, ठीक है ना। साल के अंदर डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो 3 बार मीटिंग करती है। यह तथ्यात्मक जानकारी है। अगेन इस तथ्यात्मक जानकारी के लिए परेशान ना हो, ठीक है ना। यह पूरी जानकारी मैं आपको सेशन पूर्ण होने के साथ ही अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। 1% भी आप चिंतित ना हो। मैंने आज ही कंटेंट डेवलपमेंट टीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च किए हैं। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा हो जिसे शिक्षा के साथ साथ कुछ काम भी करके रुपया अर्न करना हो और वो कंप्यूटर में अच्छा हो और अलवर आके काम करने की इच्छा रखता हो,
बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन संभव हो अगर आपके साथ तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कम्युनिटी पोस्ट पर वो फॉर्म मिल जाएगा और आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको एक तरह से स्टाइपेंड जैसा अमाउंट, स्टाइपेंड बोले तो पढ़ते समय जो वजीफा मिलता है, ऐसा अमाउंट भी आपको देंगे, ताकि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप अपने लिए काम भी कर पाएं और हमारे इस काम में भी सहयोग कर पाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। देश में एक खबर कल पूरी तरह सुर्खी में छाई रही। क्या खबर छाई रही? आम आदमी पार्टी से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया सीबीआई ने। सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी राजनीतिक हलकों में बहुत सारे प्रश्न लेकर आई। पहला प्रश्न जो हमेशा होता है, भारतीय राजनीति में अब इस तरह का पड़ाव आ चुका है कि सीबीआई, ईडी यदि कोई भी कार्रवाई करे और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को छोड़कर अगर किसी अन्य पार्टी के सदस्यों पर हो, तो इसे राजनीतिक इच्छा के कारण की गई कार्रवाई माना जाता है। अक्सर यह देखा गया है, सीबीआई ने अगर आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई की तो यह माना जाएगा कि सब पार्टी पर इंटेंशनली कार्रवाई की गई है, क्योंकि सीबीआई केंद्र के आदेशों की पालना करती है। केंद्र में चूंकि एनडीए गवर्नमेंट है और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए यह कार्य किया गया है। हम इस राजनीतिक व्यवस्था के चक्कर में चर्चा नहीं करेंगे, हम आपको सही स्थिति बताने का प्रयास करेंगे और यह बताएंगे कि दिल्ली के अंदर असल मायने में वो एक्साइज स्कैम है क्या, यानी वो कौन सी कहानी है या आबकारी के अंदर वो कौन सा घोटाला है जिसके चलते सिसोदिया को सीबीआई ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जो सिसोदिया दिल्ली को एजुकेशन के रूप में पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं, वही सिसोदिया सीबीआई ने अपनी जानकारी जो दुनिया को प्रेषित की है उसमें पता चलता है कि वो 5 से 10 दिन के भीतर भीतर लगभग 50 से अधिक फोन नंबर बदल लेते हैं, जब उन्हें लगता है कि उन्होंने एक्साइज में बड़ा घोटाला कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक्साइज से जुड़े हुए यानी आबकारी नीति से जुड़े हुए दस्तावेजों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है, डेटा मिटा दिए हैं, बहुत सारे फोन नंबर्स को डिलीट कर दिया है, करोड़ों रुपए के तो फोन इन्होंने तोड़कर फेंक दिए हैं कि कहीं कोई डेटा रिकॉर्ड ना निकल आए। साथियों, भारत की राजनीति के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहिए या फिर यह समझिए कि राजनीति के चेहरे हैं, लेकिन शायद हम ही आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। प्रत्येक राज्य सरकार जो भी शराब की नीति बनाती है, दिखाती है अपने आप को लोक कल्याणकारी कि हम लोग लोक कल्याण में काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका जो कार्यक्रम होता है वो शराब को बेचकर धन अर्जित करके लोक कल्याण की नीतियों को चलाने की तरफ होता है। कोई भी राज्य छूता नहीं है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बीजेपी का शासित राज्य हो, चाहे राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे दिल्ली और पंजाब आम आदमी पार्टी द्वारा संबंधित राज्य हो। कुल मिलाकर यह है, शराब बेचो, पैसे कमाओ, पैसे से कमाई हुई धन से या टैक्स से जनता के सामने एक अच्छी इमेज बनाओ, लोक कल्याण के नाम पर उस पैसे से स्कूल खोल दो, फ्री योजनाएं बना दो, यानी आधी आबादी को मारो और आधी आबादी को उठाओ। जो मर रहा है वो भी खुश है क्योंकि आपने उसको शराब दी है, और जिसको आप अपलिफ्ट कर रहे हो वो भी खुश है क्योंकि आपने उसके हित में स्कूलें और हॉस्पिटल खोल दिए हैं। यानी कि एक ऐसा जुर्म जिसमें हर तरफ विन है। आप शराब बेच करके भी किसी के अच्छे हैं, तो शराब से कमाए पैसे को खर्च करके भी किसी के लिए अच्छे हैं। और यही जो एम्बिगुअस सिचुएशन है, इसे हम पता नहीं क्यों आंखों पर पट्टी बांधकर देखते रहते हैं। चलिए मैं आपको दिल्ली में हुए घटनाक्रम के बारे में बताता हूं कि आम आदमी पार्टी जो दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर एंट्री की थी दिल्ली की राजनीति में, वही राजनीतिक पार्टी अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक मंत्री पद नहीं अपितु 2 दर्जन से अधिक मंत्री पद देकर बिठा रखी है। जिसके पास दिल्ली में सर्वाधिक विधायक हो, उसे अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं, और शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, आबकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों को एक ही व्यक्ति को दे रखा हो। यह कैसी डेमोक्रेसी है भाई? क्या आप लोगों पर विश्वास नहीं करते या एक पर अत्यधिक विश्वास करते हैं? आज के सेशन में सभी चीजों पर चर्चाएं होंगी। चर्चाएं क्यों जानना जरूरी है? आबकारी, मद्य निषेध, इस पर आप बेहतर तरीके से
लिख सकते हैं एक बढ़िया सा मैसेज या बढ़िया सा एक राइटअप, एक बढ़िया सा ऐसे, एक बढ़िया सा आंसर, क्योंकि ये सारी विषय गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमें क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप पूछेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी से क्या लेना देना? आइए मैं आपको पहले एक बेसिक बात बताता हूं, फिर विषय वस्तु की तरफ लेकर चलूंगा, थोड़ा अपना भी अनुभव आपसे साझा करूंगा। बातों को इस तरह से सुनिएगा कि आपके सामने अनुभव के साथ बातें बताई जा रही हैं। जरा सुनिए मेरे प्यारे साथियों, आबकारी यानी कि शराब बिक्री की जो कहानी है वो हर राज्य के लिए आय का, राजस्व का बहुत बड़ा सोर्स है। पेट्रोल, डीजल, जीएसटी और ये शराब बिक्री, ये वो प्रमुख सोर्सेज हैं जिनसे राज्य को धन की प्राप्ति होती है। लेकिन इसी धन की प्राप्ति में बहुत सारा घोटाला होता है, इसी धन की प्राप्ति में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है, जिसके आरोप के सामने मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको पहले समझाने का प्रयास करता हूं पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी को ऐसे समझिए, राज्य सरकार हर साल अपने कुछ नियम बनाती है। नियम के तहत यह निर्धारित किया जाता है कि हम शराब की बिक्री कैसे करेंगे, किन्हें करेंगे, शराब की सप्लाई कौन करेगा, शराब किन किन जगह पर मिलेगी और शराब के ऊपर कितना % मार्जिन रखा जाएगा। सरकार बकायदा लिखित पेपर पर एक एक चीज निकालती है। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों को जब यह पहली बार पता चलता है कि सरकार शराब बेचने के लिए दुकानों पर, ठेकेदारों पर, सरकारी कर्मचारियों पर दबा के प्रेशर देती है कि शराब बेचो नहीं तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो तनख्वाहें नहीं जाएंगी, आपको सरकार से विश्वास उठ जाता है। क्या वाकई में ऐसा होता है क्या? हमें तो लगता है सरकार लोक कल्याणकारी कार्य करती है, हॉस्पिटल के उद्घाटन होते हैं, पीछे के मामले में कुछ और ही चलता है। राज्य सरकारों के राजस्व का बहुत बड़ा सोर्स है शराब की बिक्री। हर राज्य के अंदर शराब बिक्री से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का टैक्सेशन दिल्ली को प्राप्त होता है। शराब की बिक्री से 15,000 करोड़ रुपए का लगभग टैक्सेशन राजस्थान को प्राप्त होता है शराब बिक्री से। इससे 1.5 गुना टैक्सेशन प्राप्त यूपी को होता है शराब बिक्री से, और यही तो आपके लिए तनख्वाहों में निकल कर आता है। खैर, पॉलिसी के अंदर निर्धारित किया जाता है कि शराब की बिक्री कैसे होगी, किस तरह से। अब शराब की बिक्री को लेकर के क्या चीजें होती हैं, सामान्य घटना को समझिए। शराब बिक्री में शराब के कुछ निर्धारित दुकान होती हैं जिन्हें आप शराब का ठेका, सरकारी ठेका, आपने कई बार देखा होगा ना, सरकारी शराब की दुकान, सरकारी ठेका लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब क्या है? सरकार ने उन्हें टेंडर दिया था, उन्होंने वो टेंडर खुलवा लिया, वो दुकान उनकी हो गई। इस ही टेंडर की कहानी में मनीष सिसोदिया की कहानी छिपी है। क्या कहानी है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो फिलहाल के लिए करप्शन चार्जेस मनीष सिसोदिया पर हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शराब की पॉलिसी में गड़बड़ घोटाला करके करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा के पंजाब चुनाव में ठेकेदारों से पैसे लेकर चुनाव में पैसे लगवाए। जब काम निकल गया, पंजाब का चुनाव जीत गए, पॉलिसी बदल दी। पॉलिसी बदलकर बीच में ही पॉलिसी पलट दी और पलट करके वापस पुरानी पॉलिसी पर चले गए। इस वजह से ठेकेदार वर्ग नाराज है और इन्हीं कारण से इनका एक बहुत करीबी व्यक्ति सरकार के लिए सरकारी गवाह बन गया। उस सरकारी गवाह के बताए हुए या उसके बताए गए निशानदेही पर इनके एक करीबी व्यक्ति के ये सारे जो रेड हैं ये पड़ती जा रही हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे पता चलता है कि कौन सा विषय किसके पास है? मेरे प्यारे साथियों, भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अंदर देश के जितने भी कार्यक्रम हैं उन्हें विषयों के अंदर पढ़ा जाता है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के विषय हैं: केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये विषय शेड्यूल 7 में लिखे हुए हैं। आप इधर देख सकते हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। कहां पर मेंशन है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में। कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूनियन लिस्ट के अंदर लिखे गए विषयों में कितने विषय केंद्र के पास हैं? 100 सब्जेक्ट, जैसे है डिफेंस, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राम, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। दूसरा सवाल पूछ लिया जाता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में यहां पर 61 विषय हैं, 61 विषय हैं जो यहां पर हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्टेट लिस्ट हैज 61 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट कौन से आते हैं? ट्रेड और कॉमर्स, पुलिस, फिशरी, फॉरेस्ट, लोकल गवर्नमेंट, थिएटर, इंडस्ट्रीज, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिस पर दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। उनमें 52 विषय आते हैं। 52 विषय जो हैं वो किस तरह के हैं? जैसे स्टांप ड्यूटी, ड्रग्स,
पॉइजन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, क्रिमिनल लॉ, लेबर वेलफेयर, ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टेट लिस्ट के विषय शराब के बारे में। शराब पर हुआ क्या, आइए मैं आपको बताता हूं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं मनीष सिसोदिया, वो गिरफ्तार हुए हैं। क्यों गिरफ्तार हुए हैं बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मनीष सिसोदिया के बारे में आप जान लीजिए। जनाब, बात यह है कि मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली में कुल 33 विभागों में से 18 विभाग हैं। इतने काबिल व्यक्ति केजरीवाल जी के पास हैं कि उनके पास आधे से अधिक विभाग हैं। 18 विभाग 33 में से पोर्टफोलियो ये मेंटेन करते हैं, और इन पोर्टफोलियो में इनके पास में कैसे कैसे पोर्टफोलियो है देखिए जरा। एजुकेशन इनके पास है, फाइनेंस इनके पास है, विजिलेंस इनके पास है, इतना ही नहीं हेल्थ भी इनके पास है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इनके पास है, गृह मंत्रालय भी इनके पास है। भाई साहब गजब विभाग है इनके पास में। इवन इनके एक साथी मंत्री को जब जेल हुई सत्येंद्र जैन को, तो उनका विभाग भी इन्हीं के पास है। गजब काबिल आदमी है। फिलहाल ये सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए हैं। इनकी जो इमेज है दुनिया में वो क्या है कि ये शिक्षा को लेकर गजब काम कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए गए हैं। कहां पर? दिल्ली में। विचार करिए ये कितना ही मतलब विवेदनकारी दिमाग में है। एक राज्य के अंदर उप मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अपने नाम से कहता है कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने बारे में यह पता चलता है कि शराब के क्षेत्र में भी मैंने क्रांति ला दी, मैंने शराब को, आपको जानकर आश्चर्य होगा इन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए हैं। कारनामा यह कि शराब 3 बजे तक मिलेगी, और तो और शराब की होम डिलीवरी होगी। चाह क्या रहे हो यार, हैं? यह था आप लोगों का अन्ना आंदोलन, जिसके तहत आपने मतलब शराब जैसी चीज जिसको कि रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, लोगों की मांग होती है कि शराब ना बिके, वो शराब घर तक पहुंच रही है। सुबह 3 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। दुकानों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी गई है। जहां दिल्ली के कई वार्ड ऐसे थे जहां शराब की दुकानें नहीं थी, वहां दुकानें जबरदस्ती खुलवाई जा रही हैं कि नहीं नहीं नहीं, सब जगह होना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि अवैध दुकान चल रही है, हम अवैध मिटाना चाहते हैं, हम वैध लाना चाहते हैं। अरे सरकार, खैर कोई नहीं। और अच्छा, इसमें ना यही नहीं, मैं केवल इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अपनी इमेज शिक्षा को लेकर व्याप्त करना चाहते हैं। हर राज्य सरकार ऐसी ही है, यही नहीं हर राज्य सरकार का यही है, बस कुछ ज्यादा है कुछ कम है। लेकिन चूंकि इन्होंने शिक्षा जैसे पवित्र कार्य की आड़ में शराब का काम किया है, तो ये अपने आप में ना मतलब थोड़ा सा अपोजिट प्रकार का फील होता है कि यार एक तरफ तो सरकार आप कह रहे हो कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हो, दूसरी तरफ आपकी पॉलिसीज है कि हर वार्ड में दुकान खोले, घर घर शराब पहुंचे, 3 बजे तक शराब मिले, जहां हो सकती है शराब बेचो, और तो और जितना मुनाफा कमा सकते हो कमाओ, बियर के प्रति कैरेट पे इतना सस्ता कर दो, एक बोतल के साथ एक फ्री कर दो। यार कैसी राज व्यवस्था है ये, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, दिल्ली का स्वागत है। ये इनके कारनामे थे, हालांकि अब ये बैक फायर कर गए हैं, पॉलिसी बदल दिए हैं। खैर अब देखिए, ऑब्वियस ही बात है, आम आदमी पार्टी अपने राजनेता को बचाएगी तो बीजेपी के दफ्तर के ऊपर प्रदर्शन होगा। ये राजनीति है। बीजेपी ये दिखाएगी कि देखो हम तो दूध के धुले हैं। दूध के धुले क्यों हैं? क्योंकि हमारे राज्यों में तो ऐसा होता ही नहीं है, सबके यहां यही चल रहा है, बस कुछ कम और कुछ ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं 8 बजे बाद में शराब नहीं मिलेगी, लेकिन नीचे से मिल जाएगी। सबका अपना अपना राग है जनाब, ठीक है। अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो बीजेपी के दफ्तर पर, और बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर। आपने हाल ही में इनके एमसीडी में हुए दंगों की तस्वीरें तो देख ही ली होंगी। ऐसे लूट खसोट कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे थे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग, पार्षद, जैसे पता नहीं मतलब क्या ही महाभारत चल रही है। खैर डेमोक्रेसी है जनाब, और ये अत्यधिक डेमोक्रेसी जो है ना, ये लोगों को समझ से परे है। इमोशंस के साथ खेल करके उस आड़ में कुछ गलत कार्यों को अंजाम देना जो है ना, ये हम लोग आंखों पर पट्टी बांध कर देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सामने 2 विकल्प दिए गए हैं, एक अच्छा, एक कम बुरा और एक ज्यादा बुरा, और जो कम बुरा है ना वो अच्छा है, और इसीलिए हम उसे चुन लेते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर ये जो सबसे बड़ा इस समय का चैलेंज है, जिसको आप लोग अपनी तरफ से भी एहसास में ले सकते हैं। खैर फिलहाल के लिए ये जेल पहुंच गए हैं। सोसाइटी मैटर टू प्राइड अरविंद केजरीवाल ने कहा है, गोइंग टू जेल फॉर कंट्री, देश के लिए जेल है। जैसे बीजेपी ने अडानी के लिए, कि भाई अडानी जो है ना उसको कुछ नहीं कहा गया, अभी तक कोई बयान नहीं आया। अडानी खुद बोल रहे हैं कि देशवासी मेरे समर्थन में आए। इधर केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब मनीष सिसोदिया देश के लिए जेल गए हैं। अच्छा, ऐसा देश जहां एक दारू के बोतल के साथ एक दारू फ्री मिल रही है, 3 बजे तक दुकानें खुल रही है? मतलब कुछ भी हो रहा है यार। मत कहो ऐसा यार, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। स्कूल खोल दी, ठीक बात है भाई, काम है आपका, करोगे,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ अपराध भी बढ़ा दोगे कि चलो भाई बढ़ाओ। ये तो प्रूवन फैक्ट है ना कि शराब के साथ अपराध की भी बिल्कुल संज्ञा जुड़ी हुई होती है। कोई नहीं साहब, तो फिलहाल के लिए ये जेल से जल्दी छूटेंगे, ऐसा इनका मानना है। अब कहानी कहां से शुरू होती है, थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए, फिर आप अपना विचार भी इस पर व्यक्त करिएगा। असल में क्या है, दिल्ली की पुरानी शराब नीति थी। शराब नीति क्या होती है? पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है सरकार के द्वारा हर साल निर्धारित किया जाता है किस तरह से शराब को बेचा जाएगा। दिल्ली में पहले यह होता था कि यहां की 60% दुकानें सरकारी थी। सरकारी बोले तो सरकार खुद ऑपरेट करती थी, जिनके नाम L1 और L10 के नाम से हुआ करते थे। L1 नाम से जो दुकानें हुआ करती थी वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA उनके द्वारा जो अप्रूव्ड मार्केट हैं, लोकल शॉपिंग सेंटर हैं, कन्वेंशनल शॉपिंग सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कम्युनिटी सेंटर हैं, वहां पर चला करती थी। ठीक है। और L10 नामक जो दुकानें हुआ करती थी वो शॉपिंग मॉल के अंदर चला करती थी और इनके लिए हर साल लाइसेंस रिन्यू होते थे और उस रिन्यूअल की फीसेस भी पे की जाती थी, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता था। सरकार इसी तरह से चलती थी। ठीक है। पहले L1 और L10 के नाम से, तो L1 तो हो गई दुकानें और L10 हो गई शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें। ठीक है। और L1 खुलती कहां थी? तो ये सरकारी दुकानें जो बताई होती थी जगह, मॉल मतलब सरकारी मार्केट एरिया, अप्रूव्ड जगह पर ही ये दुकानें खुलती थी। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए मनीष सिसोदिया द्वारा एक नई आबकारी नीति लाई जाती है और उसके अंदर यह निर्धारित किया जाता है कि जो दुकानें हैं जिसमें अभी तक 40% प्राइवेट हैं और 60% सरकारी हैं, उन्हें पूरी तरह बदल करके प्राइवेट ही कर दिया जाना चाहिए। प्राइवेट कर दिया जाना चाहिए मतलब नई पॉलिसी ला करके सारी सरकारी दुकानें बंद, यानी सरकार मार्जिन नहीं कमाएगी, प्राइवेट आदमी मार्जिन कमाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया। LPG रिफॉर्म शराब के अंदर ले आए मनीष सिसोदिया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी, जिसके अंदर सरकारी दुकानें बंद हुई और दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया बकायदा। हाँ भाई, ये तेरा एरिया, ये तेरा एरिया, ये तेरा एरिया, इस तरह से 32 जोन में पूरे दिल्ली को बांट करके 16 वेंडर बनाए गए। 16 वेंडर बोले तो आपके सप्लायर जो हैं वो 16 हैं। एक सप्लायर 2 जोन को शराब सप्लाई करेगा। ठीक है साहब। 16 जोन में बांट दिया गया। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई कि एक वार्ड है, यहां पर 2 से 3 वेंडर शराब बेचेंगे। सरकार ने लाइसेंस धारकों के लिए नियमों को आसान बनाया, जिसके तहत उन्हें शराब पर डिस्काउंट देने और MRP के बजाय खुद कीमत तय करने की छूट दी गई। मतलब शराब की दुकानों पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि सर दारू पे इतने रुपए की कीमत लिखी हुई है, वो इतने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, उस पर फिर कार्रवाई होती है। यहां पर यह हुआ आपकी मर्जी पड़े जितने में बेचो भाई, आप तो शराब बेचो, कोई भी प्राइस को लेकर शिकायत नहीं करेगा। ज्यादा में बेचनी है ज्यादा में बेचो, कम में बेचनी है कम में बेचो, शराब बेचो। इससे शराब बिक्री के अंदर भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब जब भारी बढ़ोतरी देखने को मिली तो आप इसकी थोड़ी सी कहानी जानिए और इसके बीच में जो CBI की एंट्री हुई अब वो भी जानिएगा। 17 नवंबर को दिल्ली सरकार नई शराब नीति लाती है। 32 जोन में शराब खोलने के लिए स्थान बनाए जाते हैं। हर जोन के अंदर 27 दुकानें खोलने का प्रावधान किया जाता है। 849 दुकानें खुलनी तय होती हैं, जिसकी वजह से सरकार को राजस्व में 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। कोरोना काल के अंदर जब दुकानें नहीं चल पाई थी, देखिए उस समय भी देश की इकोनॉमी को शराब की दुकानों ने चलाया था। दुकानें कोरोना काल में भी खुली थी और लोगों ने यह सोचकर पी थी कि जब हम लोग जब उससे स्प्रिट से हाथ धोते हैं तो साफ हो जाते हैं, पीने से तो कोरोना अंदर ही मर जाएगा। ये विचारधारा लगाई थी, जबकि लंग्स में नहीं जाती है शराब। खैर कोई नहीं, सोच है साहब। ऐसी स्थिति में 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ की गई थी। ये जो फैक्ट है ना, इसने सबसे बड़ा बवाल खड़ा किया। देखो क्या होता है, दुकानें जब प्राइवेट लोगों को दी जाती हैं तो उनसे लाइसेंस फीस वसूली जाती है। लाइसेंस फीस जब वसूली जाती है, अब आपसे यह कहा गया कि कोरोना काल में आपकी दुकानें नहीं चली, आपको लाइसेंस फीस ड्यू है जो आपको देनी थी, कोई बात नहीं, लाइसेंस फीस मत दो। ये जो 144 करोड़ रुपए की राहत ठेकेदारों को दी गई ना, बीजेपी का जो कि विपक्षी पार्टी है दिल्ली में, उसका आरोप है इस ही पैसे में से इन्होंने कमीशन लेकर के पंजाब चुनाव में पैसा ठेकेदारों से मांग लिया। देखिए ये भी एक प्रकार का ओपन सीक्रेट है। करप्शन के अंदर जो शराब का कारोबार है ना, ये भयंकर, आप फिल्मों में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, शराब इटसेल्फ एक ऐसा विषय है जिसको इतिहास से लेकर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं रख पाया है। ऐसी स्थिति में आरोप लगा कि लाइसेंस फीस माफ कर दी गई और इस आरोप में से जो लाइसेंस फीस माफ कर दी गई ना,
इसके कारण 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मई 2022 तक इनका लाइसेंस आगे बढ़ा दिया गया। फिर एक बार फिर से 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया, यानी ठेकेदारों से यह कहा गया चिंता मत करो। नवंबर 2021 से दुकानें ओपन हुई नई शराब नीति से। प्रावधान क्या दिया गया कि आप लोग शराब मनमाने कीमत पर बेचे, कोई नहीं रोकेगा। आप रात 3 बजे तक दुकान खोलें, कोई नहीं रोकेगा। एक के साथ एक शराब मुफ्त दी जाएगी, बेचो बढ़िया से, पैसे कमाओ। और जो ठेका सरकार को मिलना चाहिए, राजस्व जो टैक्सेशन में मिलना चाहिए, वो भी मत दो। तो फिर यही तो सवाल है कि तो फिर सरकार ने इतना कुछ किया, उसके बावजूद सरकार ने टैक्स नहीं लिया, सरकार के अपने अकाउंट में ना लेकर फिर लिया कहां? यही तो प्रश्न है जो खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में जितने भी निर्णय लिए गए उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई मंजूरी नहीं ली गई, कैबिनेट की बैठक बुलाकर ही निर्णय ले लिए गए। और थोड़े थोड़े दिनों में फिर बात क्या निकलकर आने लगी कि राजस्व बढ़ने की बजाय राजस्व कम होने लग गया, टैक्सेशन की वसूली कम हो रही है। ये देखिए कितनी बड़ी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। शराब तो ज्यादा बिक रही है और टैक्स कम आ रहा है, तो जा कहां रहा है? यही तो प्रश्न है। टेंडर दस्तावेजों में प्रावधान को हल्का करके रिटेल लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया। ये जब चीजें आने लगी तो फिर लोगों का ध्यान कहीं और भी गया। यही कार्यकाल जब चल रहा था, जब पॉलिसी आई थी, उस समय पंजाब में इलेक्शन भी थे। पंजाब में इलेक्शन थे, भगवंत मान चुनाव लड़ रहे थे। भगवंत मान चुनाव लड़ रहे थे। केजरीवाल पर आरोप था कि इन्होंने खालिस्तानियों से पैसा लिया है, एसएफजे से पैसा लिया है। हालांकि उसको भी इन्होंने यह कहकर टाल दिया कि मैं तो स्वीट आतंकवादी होकर खुश हूं, क्योंकि मैंने उस पैसे से स्कूलों के कमरे बनवाए हैं। यानी लोगों को जो बहुत ज्यादा चीज प्रभावित करे वो स्कूल और हॉस्पिटल है, वो हमने बनवाए हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इस खेले में और क्या हुआ। आप जानकर आश्चर्य करेंगे। ये नंबर्स देखिए, पहले दिल्ली में ड्राई डे 21 हुआ करते थे कि 21 दिनों तक दारू नहीं बिकेगी, घटा के 3 कर दिए कि भाई ऐसा नहीं है, 21 दिन तक शराब नहीं बेचोगे तो फिर कमाओगे कैसे, दुकानें हटाओ। दूसरी तरफ डिस्काउंट जो था, पहले कुछ नहीं हुआ करता था, बोले 25% डिस्काउंट पर माल बेचो, लेकिन ज्यादा बेचो, बढ़िया जगह लो, 500 स्क्वायर फीट का एरिया लो। पहले कोई रेगुलेशन नहीं था, अब रेगुलेशन भी दे दिया गया। शॉप जो सरकारों द्वारा चलने वाली थी वो पूरी तरह बंद। प्राइवेट शॉप की संख्या 849। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में सब कुछ मालामाल वीकली हो रहा था। और तो और कई विस्कियों के रिटेल प्राइस में तो इतना परसेंट, यहां पर आप देखिए 989% का भी मार्जिन देखा गया। गजब चल रहा था। यह सारा खेला जब हो रहा था तो ऐसी स्थिति में सीएम सिसोदिया ने दिल्ली के 273 वार्ड में से 79 वार्ड में जहां एक भी शराब नहीं थी, दुकान नहीं थी, 45 ऐसे वार्ड थे जहां 1 से 2 दुकानें थी, उन सभी वार्ड के अंदर दुकानें खुलवा दी गई कि बोले नहीं, सब दुकानों में खोलो, क्योंकि उसकी वजह से कालाबाजारी होती है, लोग ब्लैक में बेचते हैं। अरे भाई, ब्लैक में भी वही शराब बिकती है जिसका टैक्सेशन आप ऑलरेडी वसूल कर चुके हैं। ब्लैक शराब कहीं बाहर से नहीं आ रही होती है, आपके ही क्षेत्र की शराब दूसरी जगह बिक रही होती है और उसके टैक्सेशन को आप अपने एक सरकारी गोदाम से बेच चुके होते हो। सर, इन्होंने अपनी कार्रवाइयां दिखाई, ये सब फर्जी चीजें हैं, ठीक है ना। अब कुल मिलाकर के इनको कितना फायदा हुआ? राजस्व में से 7900 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 6 महीने बाद अपनी शराब की दुकानों की संख्या में नंबर की कमी पाई। यह समझ से परे था। 6 महीने तक आपने कमाई करी, फिर भी आपकी दुकानों की संख्या आधी रह गई। यह कैसे हुआ होगा? यहां पर फिर एक नया खेला निकल कर आया। नया खेला यह था कि पॉलिसी नवंबर में आई, जुलाई तक टैक्स फ्री चल रहा है, एक तरह से लाइसेंसियों की कोई फीस नहीं लग रही है, फिर भी दुकानें आधी। इसका मतलब आपने जो डिस्काउंट वगैरह जो दिए थे, डिस्ट्रीब्यूटर तय किए थे, उनमें भी कोई खेला हो रहा था। खेला क्या हो रहा था? दुकान से नहीं, अपितु जहां से शराब शुरू होती है वहां से दुकान तक व्यक्ति एक ही था जो सप्लाई कर रहा था। उसने अपना ही सिस्टम सब जगह सेट कर दिया, बाकी जगह पर डिस्काउंटेड माल बेचकर और क्षेत्रों में सब चीजें खत्म। एक प्रकार से दिल्ली के अंदर मोनोपॉलिसी स्थापित होने लगी कुछ व्यापारियों की मोनोपॉली स्थापित होने लगी शराब बिक्री के अंदर।
और बाकी जो ठेकेदार थे जो कभी खुश होकर दुकान लिए थे, अब उन्हें एहसास होने लगा कि यार हम तो उल्लू बन गए। हम तो सोच रहे थे कि सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है, लेकिन यह तो किसी और भी बड़े आदमी को अच्छा करने के लिए था। वो लोग बैकफायर कर गए। साथियों, हमारे विभाग के एक सबसे बड़ी कमी यह है, शराब के विभाग की, यहां का सबसे जो खतरनाक आदमी है ना, वो क्या होता है, वो ठेकेदार है जिसका नुकसान हो रहा है। अब वो ठेकेदार को नुकसान हो रहा है, इधर करप्शन के लिए एंटी करप्शन विंग एनी टाइम चालू रहती है। वो ये ढूंढती है कि बेटा तुम गलती करोगे और लपेटे में आओगे। ऐसी स्थिति में ये जो खेला हो रहा था, यहां पर एक दो लोग रोग हो गए, बागी हो गए। किसके बागी हो गए? सरकार के बागी हो गए। सरकार के बागी हो गए और उन्होंने अपोजिशन से हाथ मिला लिया। मतलब जिनको घाटा हुआ वो सरकार के खिलाफ चले गए। और यहीं से शुरू होती है आर्थिक अपराध शाखा, ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है दिल्ली पुलिस की, उसकी एंट्री। क्योंकि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने इसकी शिकायत की कि इस मामले में घोला क्या है, इसकी जांच की जाए। जुलाई में जब यह पॉलिसी चल रही थी, इसकी जानकारी जुटाने का कार्य शुरू हुआ। होम डिलीवरी जब चल रही थी, उसी समय इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली सरकार के नहीं, एक प्रकार से दिल्ली पुलिस, जो कि पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, उन्होंने जांच करना शुरू किया। आबकारी विभाग के दस्तावेज जांचे गए, सारी मीटिंग्स की डिटेलिंग निकाली गई, हर बैठक की रिकॉर्डिंग निकाली गई, असिस्टेंट कमिश्नर, इन सब से जानकारी प्राप्त की गई। इस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो थे, सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। और फिर जानकारी में निकल कर आया कि शराब ठेकेदारों से 144 करोड़ रुपए की जो टेंडर फीस थी ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। अब ऐसी स्थिति में यह पैसा जो है, यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनावों में उपयोग में लिया है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने बियर के अंदर प्रति केस 50 रुपए का आयात शुल्क भी हटा दिया था, जिससे राज्य के सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था। इसका मतलब उससे भी जो पैसा बना वो भी कहीं ना कहीं गया था। अधिकारियों ने कहा कि यदि पहले से लागू की गई नीतियों में कोई बदलाव होता है तो उसके ऊपर उपराज्यपाल की मंजूरी आवश्यक है, जो कि दिल्ली एक्साइज रूल 2010 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में सीबीआई तक यह जांच पहुंचना तय थी। अब जब जानकारी के लिए वहां पर यह चीज पहुंचना शुरू हुई, शराब माफियाओं के ऊपर फायदे की बात शुरू हुई, तो अगस्त 19 2022 के अंदर मनीष सिसोदिया से पूछताछ सीबीआई करने घर पहुंच जाती है। 24 घंटे की पूछताछ होती है, 14 घंटे की पूछताछ होती है। सिसोदिया आज जेल में क्यों गए हैं, उसकी पटकथा इसी वाले अगस्त के रेड से तय हो गई थी। अब ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि जब यह चीज सिसोदिया को समझ में आई कि लोगों को खेला समझ में आ गया है, इन्होंने वो पॉलिसी गायब कर दी और पॉलिसी हटा करके पुरानी पॉलिसी जो नवंबर 2021 में चल रही थी, वो दोबारा लागू कर दी। यानी सरकारी दुकानें और प्राइवेट दुकानें बना दी। अब जब भाई जिसने बहुत बड़ा नुकसान झेल लिया है, उसमें वो व्यक्ति तो सामने आएगा ही जो सरकार के फैसलों के कारण निपट गया है। क्योंकि सरकारी दुकानों से पहले प्राइवेट दुकानें करना, प्राइवेट दुकानें होने के बावजूद दुकानों का आधा रह जाना, आधा रह जाने का बड़ा कारण है कि सप्लायर का किसी एक बड़े आदमी का होना, और वो बड़ा आदमी था दिनेश अरोड़ा, जो बड़ा व्यापारी था। मनीष सिसोदिया ने इस बड़े व्यापारी से बड़ी लेन देन की थी, ऐसी जानकारी सीबीआई को पता चली। क्यों? क्योंकि यही व्यक्ति जो है ये पुलिस से जाकर मिल गया, क्योंकि इसे हो चुका था अब तक घाटा, क्योंकि सिसोदिया डर के मारे अपनी पॉलिसी बदल दिए, ऐसे आरोप हैं। पॉलिसी बदलने पर यह आदमी अपने घाटे की भरपाई कहां से करे, यह तो पहले ही निपट गया। यह आदमी जाकर पुलिस से मिल लिया। अब इसी की जवाबदेही और निशानदेही पर सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। यह बड़ा बिजनेसमैन है जो कि इस समय सिसोदिया, विजय नायर और कई नेताओं के नाम ले चुका है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आप जानकर मतलब आश्चर्य करेंगे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बताया कि दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि इन्होंने 170 बार मोबाइल फोन बदले और उन्हें तोड़ दिया। 170 बार मोबाइल बदले। जब यह पॉलिसी चल रही थी तब 170 बार फोन बदले गए, जिसकी कीमत 1.38 करोड़ रुपए, यानी इतने के तो फोन बदल दिए, ताकि क्योंकि फोन में क्या होता है ना, रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड से पता चल जाता है। ईडी ने कहा कि इस मामले में प्रमुख सबूत मोबाइल फोन में थे,
उनमें कम से कम 36 आरोपियों के मई से लेकर अगस्त तक 177 मोबाइल यूज किए गए, जिन्हें तोड़ दिया गया। ईडी ने इनमें से 17 फोन बरामद कर दिए हैं, लेकिन उसमें से कईयों में आंकड़े डिलीट हो चुके हैं। आबकारी विभाग में पहले काम कर चुके अधिकारियों ने कहा कि इन्होंने ड्राफ्ट बदलवाए थे और ड्राफ्ट बदलवा करके पहले ही सरकारी नीति को ठेकेदारों तक पहुंचा दिया गया था। उसके अंदर 18 मोबाइल हैंडसेट और 4 सिम कार्ड का उपयोग हुआ था। सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उसी दिन सिसोदिया ने एक सिम कार्ड के लिए 3 मोबाइल फोन बदले थे। 20 अगस्त को 3 हैंडसेट में से एक मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को यह सारी जानकारियां जब पता चली तो इनकी गिरफ्तारी तय थी। सीबीआई की जांच टीम सीबीआई के अनुसार इनके पास पहुंची, इनकी सारी चीजें चेक करना शुरू की। सिसोदिया पर फिलहाल आपराधिक साजिश धारा 120B और 477A लगाई गई है। इनके मामलों की तफ्तीश तसल्ली से जारी है। ये क्या होते हैं? 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 477A फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि झूठ बोलना। 7 महीने के अंदर मतलब अगस्त से शुरू हुआ कारनामा इनकी गिरफ्तारी पर जाकर खत्म हुआ। यह शराब नीति के घोटाले में चूंकि इन्हें यह अंदाजा पहले ही हो गया था कि अगस्त में रेड पड़ी है तो सीबीआई ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं है। अब तक जो जानकारी मीडिया में आ रही है वो यह है कि सारे सबूत पूरी तरह क्लीन चिट हो रखे हैं, सब साफ हैं, यानी कि कोई भी चीज अब पुलिस के हाथ लगने वाली नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इस बीच में राजनीति भी बढ़िया से चल रही है। राजनीति क्या कि कहीं केजरीवाल चुनावों में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन ना कर दें, इसलिए उनको रोका गया। लेकिन जो चीज यार ओपन बुक की तरह खुली हुई की चीजें हैं, उस पर भी राजनीति हो, इसलिए थोड़ा सा तार्किक होकर इसे भी देख लेना चाहिए। लेकिन हां, पक्ष तो दूसरा भी है। दूसरा पक्ष यह है कि इसी समय पर क्यों लाया गया, इनको गिरफ्तार किया गया? क्योंकि ये बजट पेश करने वाले थे। क्या पता बजट में कुछ ऐसा कर देते जो कि मिसाल कायम होती। दूसरा, अन्य चुनावों में जाने के लिए, राज्यों में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर पॉइंट नंबर 2 पर यही आते हैं। ये तमाम बातें जो राजनीति में चलती रहेंगी। खैर, मैंने आपको पूरी पॉलिसी और पूरी पॉलिसी के अंदर का जो खेला है वो समझाने का प्रयास किया है। अब इससे जुड़े हुए कई बार कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे एमपीपीसीएस के अंदर सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया? बैनिंग ऑल टाइप ऑफ लिकर इज द बेस्ट वे टू इंप्लीमेंट प्रोहिबिशन। क्योंकि आपके दिमाग में अब तक यह सवाल आ चुका होगा कि सरकार शराब बंद क्यों नहीं कर देती, और जब अब तक यह सवाल आ चुका होगा कि शराब बंदी क्यों नहीं हो जाती, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, आप इनके अनुसार आंसर कर सकते हैं। मैंने इस पर पूरा सेशन किया हुआ है, गूगल कर लीजिएगा, सरकार शराब बंदी क्यों नहीं करती, काफी डिटेल में इस पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन लंबा जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसकी उपयोगिता और उपादेयता समझ में आएगी। उम्मीद है दुनिया में चल रही घटनाएं भी आपको साथ साथ पता चलती जा रही होंगी। शराबबंदी आपके टैक्सेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकारें शराब बंद नहीं करती। दूसरा, शराब बंद कर दिया जाए तो जिन लोगों की आदत शराब पीने की ऑलरेडी बन चुकी है, वो लोग गलत तरीके से शराब से जो मतलब शराब जो है उसका कंजप्शन करेंगे, और उस कंजप्शन की वजह से लोगों की मौत होंगी। उन मौतों से बचने के लिए सरकार सामान्यतया शराब को सरकारी दुकानों से बेचने का प्रावधान करती है, ताकि वहां पर एक गुणवत्ता पूर्वक शराब की वितरण प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। इसी कारण से शराब की बिक्री हर राज्य सरकार करने का निर्णय करती है। तो यह आपके पास एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो इसे अपने साथियों से जरूर साझा करिए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, अगर आप आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी क्रम में फिर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की जानकारी। वन लाइनर क्वेश्चन जब शराब की बात चल रही है तो इसी से जुड़ी हुई जानकारी है। जानकारी यह है, बिल गेट्स ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया है। क्या किया है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी, विशेष रूप से बियर निर्माता कंपनी हेनकेन, उसमें इन्होंने $902 मिलियन के अंदर हिस्सेदारी खरीदी है। किसने? बिल गेट्स ने। कहां खरीदी है? तो भाई साहब, इन्होंने एक बियर आती है जिसका नाम है हेनकेन। ये नीदरलैंड की कंपनी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। उसके अंदर कुछ % की हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। इसमें भी खरीदते समय इन्होंने खेला किया है। क्या खेला किया है? कुछ तो पैसे दिए अपने अकाउंट से और कुछ पैसे दिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, जो कि लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती है। लोगों ने इसी कारण से इनके मजे ले लिए। क्या मजे ले लिए? बिल गेट्स जस्ट बॉट हेनकेन, आई वंडर व्हाई।
क्योंकि ये अपने आप को एक फिलैंथ्रोपिक आदमी बताते हैं कि मैं जन सेवा का कार्य कर रहा हूं, लेकिन इनकी जन सेवा में जो 3.8% हेनकेन की होल्डिंग है वो तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने अपने अकाउंट से ली है, बाकी जो है वो इन्होंने बिल और मिलिंडा गेट फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से 4.18 मिलियन शेयर खरीदे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने शेयर खरीदने में ट्रस्ट का सहयोग लिया है। लोग इसके आनंद ले रहे हैं कि क्या अब आपकी ट्रस्ट जहां लोगों की तरह तरह से मदद दवा देने में, शिक्षा में और पानी बेचने में करती है, अब क्या वो शराब बेचने में भी करेगी? खैर कोई बात नहीं, इन्होंने अभी स्टेक परचेज किया, मालिक नहीं बने हैं, ठीक है, तो आप इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। हेनकेन शराब निर्माता कंपनी है और ये मतलब डेनमार्क की कंपनी है, डेनमार्क बोल दिया मैंने, नीदरलैंड की कंपनी है, डच कंपनी है। आरबीआई ने कितने सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में आरबीआई के द्वारा 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। 5 कोऑपरेटिव बैंक्स पर प्रतिबंध लगे हैं। कौन कौन सी बैंक है? आदर्श महिला, नगरी सहकारी बैंक, एचसीबीएल बैंक, और यहां पर आंध्र प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और यहां पर ये जो है ना सारी बैंक जो है मराठी में लिखा हुआ है। इन बैंकों के ऊपर अभी हाल ही में मतलब पाबंदी लगाई गई है। किसने लगाई है? आरबीआई ने लगाई है। आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑम्सबोर्न स्मिथ थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। पहली महिला गवर्नर कौन थी? केजे उदेशी थी। कौन से प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं जो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं? तो मनमोहन सिंह हैं। आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुई थी? 1 जनवरी 1949 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। और ये क्या काम करती है? तो देश की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कौन से कानून के माध्यम से हुई थी? तो इंडियन एक्ट 1934 से हुई थी। मैं इस क्रेडिट को नहीं लेना चाहूंगा, हमारी टीम ने कहीं ना कहीं से ये कॉपी पेस्ट करके चिपकाई हुई है स्लाइड्स। देखो भाई, मेरी जिम्मेदारी क्या है? कई बार आप में से कुछ कलाकार ये कह सकते हैं सर ये पीपीटीज आप बड़ी बढ़िया बना लेते हैं, कभी कभी कुछ नहीं होता। देखो भाई, हमको ना एक दिन में 15 न्यूज कलेक्ट करनी होती है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। कौन सी न्यूज कलेक्ट करें, उस पर क्या विश्लेषण हो, यही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। ऐसी स्थिति में हमारे कई टीम के कलाकार इन न्यूज को भी कहीं ना कहीं से टापते हैं। अब हमारा उद्देश्य ये होता है आप तक जानकारी पहुंच जाए। मेहनत किसी ने भी ढंग से की हो तो भाई जिसने भी की है उसको भी मैं क्रेडिट शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी टीम इतना अच्छी पीपीटी बना नहीं सकती। तो किसी ने जहां से भी टापी है ना उसको क्रेडिट जरूर दे देना, मैं टीम से गुजारिश कर रहा हूं, ठीक है। फिर भी हम उसको क्रेडिट देते हुए अपनी तरफ से भी बहुत बढ़िया बढ़िया पीपीटीज बनाने की कोशिश करेंगे, ये हम आपसे आश्वस्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये अल्मा टेलीस्कोप क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। अल्मा टेलीस्कोप क्या है मेरे प्यारे साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसे जानना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और दुनिया के बारे में भी। हम थोड़ा सा पानी एक बार पी लें फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। एक घंटे से ऊपर हो गया नॉन स्टॉप बोलते हुए, वाह। हाँ जी, अल्मा टेलीस्कोप क्या है आइए बताते हैं। देखिए साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो जान लीजिए। इधर देखिए साथियों, ये इसलिए जरूरी है साथियों क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपके एग्जाम का बहुत बड़ा विषय है। जीएस पेपर 3 यूपीएससी, ये हम यूपीएससी का सिलेबस इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इससे सबका मामला कवर हो जाता है, ठीक है ना। मैं फिर से याद दिला देता हूं, हमने एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है जिस पर जाकर जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में हमारा सेशन 1999 में अवेलेबल है। पूरे 1 साल की वैधता के साथ खरीद लीजिएगा। आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अल्मा टेलीस्कोप सुर्खी में है। क्यों सुर्खी में है? क्योंकि इसका दिमाग नया किया जा रहा है, इसमें नया दिमाग डाला जा रहा है। अल्मा टेलीस्कोप, उसमें नया दिमाग चल क्या रहा है बताते हैं। दिमाग क्या होता है आजकल की भाषा में? तो दिमाग कंप्यूटर को कहा जाता है। कहते हैं ना इसका दिमाग एकदम कंप्यूटर है। तो भाई साहब ऐसे ही एक टेलीस्कोप है जिसका कंप्यूटर बदला जा रहा है। उसके सुपर कंप्यूटर को बदलने का काम शुरू किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन इस कारण से यह सुर्खी में जरूर आ गया है। यह अल्मा टेलीस्कोप है क्या वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसकी उपलब्धियों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है स्टार बस्ट गैलेक्सी का पता लगाना और सुपरनोवा 1987 ए का पता लगाना। अब आप में से कई लोगों को लगेगा पता नहीं चल क्या रहा है महाराज। चलिए लेकर चलते हैं चल क्या रहा है वो बताने के लिए। पहले आप जान लीजिए अल्मा क्या है। अल्मा है
ए स्टैंड्स फॉर अटाकामा। अटाकामा दुनिया का ड्राइएस्ट मरुस्थल में से एक है, हॉटेस्ट मरुस्थल है, डेजर्ट है, साउथ अमेरिका के अंदर स्थित है, चिली नामक देश में स्थित है। अटाकामा लार्ज, ए स्टैंड्स फॉर अटाकामा, एल स्टैंड्स फॉर लार्ज मिलीमीटर और सब मिलीमीटर एरे, दैट इज एल्मा। ये एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसमें 66 एंटीने लगे हुए हैं। कितने एंटीने लगे हुए हैं? 66। ऐसे जो एंटीने दिख रहे हैं आपको, ये 66 एंटीने लगे हुए हैं। कितने एरिया में लगे हुए हैं? 16 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं ये। 16 किलोमीटर के एरिया में। फिर से एल्मा क्या है? अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। एरे क्या कर रहा है? एक टेलीस्कोप है। कितनों का संगठन है? 66 का। कहां लगे हुए हैं? डेजर्ट में। कहां डेजर्ट है? चिली में। चिली कहां है? साउथ अमेरिका में। वहां पर ये नदर्न चिली के अंदर है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट का काम चल रहा है, जिसमें 5 साल लगने वाले हैं। 5 साल के अंदर कीमत $37 मिलियन के आसपास आने की उम्मीद की जा रही है। यह जानकारी कहां से आई? तो एक जर्नल है जिसका नाम है साइंस, वहां से आई। तो यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट में भी 5 साल लगेंगे, $37 मिलियन का खर्चा आएगा, नया सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। सोचिए, ऐसे आपके सामने टेलीस्कोप लगे हुए हैं 66। सर ये करते क्या हैं? हमने कहा ये दर्शन करते हैं अंतरिक्ष का। सर अंतरिक्ष का दर्शन करते हैं मतलब क्या है? अरे हमने कहा यहां बैठकर अंतरिक्ष में जो भी हो रहा है, एलियन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई गैलेक्सी हमारे अलावा भी है कि नहीं है, कोई तारा कहीं और तो नहीं जा रहा, ये सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं। यार सर कभी सोचा नहीं था चिली इतना दिमागदार होगा, है दुनिया के बारे में इतनी चिंता कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगा लिया। मैं कहा धप, रुको जरा, चिली का दिमाग नहीं है, दिमाग वालों का दिमाग है। कौन दिमाग वाले? हमने कहा भाई एक नहीं तो पेटेंट करा रखा है सारा दिमाग, अमेरिका वाले। फिर सर अमेरिका है तो उसके कुछ पिछलग्गू भी होंगे। हमने कहा है ना, 16 देश हैं, लेकिन उनमें प्रमुख रूप से कनाडा है, जापान है, ये वो देश हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं जो मिलकर के इस एल्मा को ऑपरेट करते हैं। कब से ऑपरेट हो रहा है ये? मैंने कहा देखो, ऑन पेपर तो 2013 की बात लिखी हुई है, 2013 से ऑपरेट हो रहा है, 2003 तक बनना शुरू हुआ था। ये सारी जानकारी फैक्चुअल है जो मैं आपसे साझा करूंगा। अब मैप पे एक बार देख लो कि ये कहां है। तो देखो भाई, आपके सामने पहले ग्लोब दिखा दें, ग्लोब देख लो। ये देखो, ये जितनी भी मैपिंग संबंधी नॉलेज है ना, इसके लिए आप पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं, डरिए मत, क्योंकि जो कल से अपना सेशन शुरू हो रहा है ना, उसका पढ़ाने का तरीका ही हमने ऐसा रखा है। शुरुआत में कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे आधा घंटे के आसपास, उसके बाद में आपको मैपिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और उस पूरी प्रैक्टिस में जो प्रॉपर सेशन बन के आएगा ना, बहुत शानदार बन के आएगा। मैप आपका 1 महीने के अंदर बहुत शानदार हो जाएगा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। फिलहाल मैप को आप ऐसे देखिए, यह आपके सामने दुनिया का ग्लोब है। ग्लोब के अंदर दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऐसे ही जो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये वाला कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका कहलाता है। साउथ अमेरिका में से होकर के ये इक्वेटर निकल रही है, इक्वेटर अमेजन के जंगलों से निकल रही है। अब इस इक्वेटर के अंदर यहां पर एक देश है, इक्वेटर से नीचे दक्षिण की तरफ, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। उस देश का नाम है चिली। ये रहा चिली। इस चिली नामक देश में उत्तर की तरफ यहां पर एक डेजर्ट है जिसका नाम है एटाकामा। इधर की तरफ पैटागोनिया है। 2 डेजर्ट हैं दक्षिण अमेरिका में, एक का नाम अटाकामा, एक का नाम पैटागोनिया। ये सारे डेजर्ट याद कराऊंगा, सारे डेजर्ट, सारी रिवर, सारे माउंटेन, सारी लेक, सारे प्लेट्यूज, सब आपको ध्यान से याद हो जाएंगे, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। फिलहाल इतना सा याद रखिए, अटाकामा डेजर्ट। इस अटाकामा डेजर्ट के अंदर क्या लगाया गया है? ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है जिसका नाम क्या है? एल्मा। ये एल्मा करती क्या है? सूरज का अध्ययन, प्लैनेट्स का अध्ययन, सैटेलाइट्स का अध्ययन, कॉमेट्स का अध्ययन, एस्टेरॉइड का अध्ययन, मीटेरॉइड्स का अध्ययन, सबका अध्ययन करती है। यानी कि अंतरिक्ष में जो भी है उसको यहीं से लेकर के देखा जाता रहता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको थोड़ी तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर यह याद रखना, चार्ल्स नेटौर प्लेट्यू है। ये कौन सा प्लेट्यू है? चार्ल्स नेटौर प्लेट्यू। कहां पर है ये? चिली के अंदर। चार्ल्स नेटौर जो प्लेट्यू है ना, उस पर यह लगाया गया है 66 टेलीस्कोप का समूह। ये चार्ल्स नेटौर प्लेट्यू बगल में स्थित अटलांटिक ओशन से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस वजह से यहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो अब देखिए दोबारा से इसे आप, ये चार्ल्स नेटौर प्लेट्यू है चिली के अंदर, वहां पर समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर टेलीस्कोप लगाया गया है। और यह
अर्थ पर सबसे ऊंचाई पर लगा हुआ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और यह अध्ययन क्या करता है, एटमॉस्फेयर के माध्यम से यह पूरे अंतरिक्ष का अध्ययन करता है। यहीं क्यों लगाया, क्योंकि यह प्लेट्यू जो है ना, यह ड्राइएस्ट प्लेट्यू है, सबसे सूखा प्लेट्यू है, चार्ज नेटोर प्लेट्यू। इस सूखे प्लेट्यू पर ये जो लगाए गए मशीन्स हैं, क्योंकि जो रेडिएशंस आती हैं, रेडियो वेव्स आती हैं, वो आर्द्रता से प्रभावित ना हो, इसलिए सबसे सूखे क्षेत्र में इसका प्लेसमेंट किया गया है। सबसे सूखे क्षेत्र में इस एल्मा को इस प्रकार से लगाया गया है। ये अंतरिक्ष का अध्ययन करते रहते हैं। 46 जाइंट 12 मीटर और 7 मीटर डायामीटर के एंटीना लगे हुए हैं। जो भी अंतरिक्ष में घटित हो रहा है उसे यह बैठकर देखते रहते हैं। 16 किलोमीटर की रेंज में इन्हें विस्तृत तरीके से लगाया गया है। अंतरिक्ष में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो इन एंटीनों के अंदर रिकॉर्ड होती रहती हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर इन पर खर्च किए गए हैं। अर्थ पर बैठकर अंतरिक्ष का अध्ययन ये करते हैं। मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेवलेंथ की जो रेडियो वेव्स आती हैं उनका अध्ययन ये करते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं। इसे अर्थ के मोस्ट पावरफुल और टेलीस्कोप में से माना जाता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे तो हबल टेलीस्कोप भी था, पर वो अंतरिक्ष में है, ये जमीन पर लगाया गया है। मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप में से एक माना जाता है। समझ में आ गया? तो इस अल्मा के अंदर अभी क्या हो रहा है, अल्मा का कंप्यूटर बदला जा रहा है, अल्मा के अंदर नया ब्रेन लगाया जा रहा है। आप यहां पर न्यूज देख सकते हैं, अल्मा टू सून रिसीव ए न्यू ब्रेन। ये जानकारी आपको समझ में आ रही है। इस ब्रेन को नाम क्या दिया गया है, को रिलेटेड रिसीवर, यानी कि जो 66 एंटीना ने जानकारी दी उन्हें एक साथ कंपाइल करके, उस पूरी जानकारी को एक साथ कंपाइल करके ये ऑब्जर्वेशन जो है वो साइंटिस्ट्स को उपलब्ध कराता है। कोरिलेटर इस तरह का होगा जो 66 की जानकारी को एक साथ, तो अल्मा की फुल फॉर्म अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, ठीक है। कब स्थापित हुआ था? 1997 के अंदर इसके बारे में दुनिया ने चर्चा शुरू की थी। चर्चा के बाद में 2003 को इसके कागजात पर साइन हुए थे। इसमें 50-50 कोलैबोरेशन किए गए। नेशनल एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, इन सब ने मिलकर के, ताइवान, जापान, चिली, इन सब से मिलकर के इसके निर्माण के लिए $1.5 बिलियन का खर्चा सुनिश्चित किया। हालांकि हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप इससे भी महंगे हैं, लेकिन चूंकि वो अंतरिक्ष में है, अर्थ पर लगे टेलीस्कोप में ये सबसे महंगा है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी इसकी पार्टनर है। नेशनल साइंस फाउंडेशन जो अमेरिका वाला है वो इसका पार्टनर है। नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा इसकी पार्टनर है। नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जापान इसकी पार्टनर है। ताइवान जो है वो इसका पार्टनर है। चिली इसका पार्टनर है। इन सब ने मिलकर इस ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया। यूनाइटेड स्टेट्स 16 उन देशों में शामिल है जिन्होंने इसको किया। ये पूरी तरह 2013 से काम करना शुरू हो गई थी और दुनिया भर की ये जानकारी जुटा रही है। तो एल्मा क्या करती है, 66 हाई प्रिसीजन वाले एंटीना लगे हुए हैं 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, और ये दुनिया भर की गैलेक्सीज का अध्ययन करके हमें बताते हैं। चिली के यही अटाकामा डेजर्ट में क्यों लगाया गया, यह बड़ा क्वेश्चन है। इसके बारे में जो ये जानकारी हम दे रहे हैं ये पूरी तरह इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड में प्रॉपर तरीके से दी गई है। कारण यह है कि कहा जाता है कि जो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर की रेडियो वेव्स आती हैं वो रेडियो वेव्स एटमॉस्फेयर के अंदर उपस्थित जो वाटर वेपर हैं, जो जल वाष्प की चीजें हैं, उनसे प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए ड्राइएस्ट एरिया चाहिए था। जो ड्राइएस्ट एरिया वर्ल्ड का है, सबसे सूखा क्षेत्र जो दुनिया का है, वहीं पर इसीलिए चिली के अंदर इसे लगाया गया। इसके अलावा इसकी खासियत यह है, अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो वेव्स बादलों को क्रॉस करके भी आती है तो भी यह ऑब्जर्वर उन्हें ऑब्जर्व कर लेता है। एल्मा की यह खासियत है, ठीक है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गया होगा। यहां लगा हुआ है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। क्लियर? चलिए, तो यह जानकारी मैंने आपको दे दी और यह मैंने आपको, अच्छा, इसकी कोई बेहतरीन उपलब्धि रही है क्या? बिल्कुल। इसकी बड़ी उपलब्धियों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो क्या है साथियों, इसने समय समय पर अंतरिक्ष के अंदर और भी बड़ी जानकारियां, जैसे जो जानकारियां अब तक नहीं पता थी। क्या नहीं पता थी भाई? इसके बारे में अब तक ये नहीं पता था कि आकाश गंगा हमारी वाली के अलावा कोई और भी है क्या। केवल कल्पनाएं की जाती थी कि और आकाश गंगाएं भी हैं। इसने उन आकाश गंगाओं को कंफर्म कर दिया। इसने कंफर्म कर दिया मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में कि हां भाई एक गैलेक्सी और भी है। ये कंफर्मेशन इसी के द्वारा दिए गए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स जो है ना वो इसी के द्वारा दी गई हैं, ठीक है ना। अल्मा प्रोवाइड डिटेल्ड इमेज ऑफ
फोटोप्लैनेटरी डिस्क सराउंडिंग HL टाउरी, ए यंग टी टाउरी स्टार जिसके अंदर टॉरस के आसपास स्थित है, उसके बारे में इसने जानकारी दी थी। इसके साथ साथ इसने जो अन्य जानकारियां दी हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसने आइंस्टीन जो रिंग है उसके बारे में भी जानकारी दी। आइंस्टीन रिंग क्या होती है? इसका मानना यह है कि गैलेक्सी में से जब भी लाइट पास होकर किसी और सेलेस्टियल बॉडी के पास से गुजरती है तो उसका मार्ग थोड़ा बदल जाता है। जैसे आकर्षण हो, जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने कोई चीज फेंकी, किसी और ने उसे लपकने की कोशिश की और लपक करके किसी सेलेस्टियल बॉडी ने उस लाइट का रास्ता हल्का सा बदल दिया, जैसे रिफ्रैक्शन में रास्ता बदलता है, ऐसे ही आइंस्टीन ने कल्पना की थी कि जो लाइट अंतरिक्ष में बह रही हैं वो किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के नजदीक से जब निकलती हैं तो वो अपना मार्ग भटक जाती हैं। उस मार्ग भटकने की वजह से जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, उनके चारों तरफ एक रिंग जैसी दिखाई पड़ती है जिसे आइंस्टीन रिंग कहा जाता है। उसका भी ऑब्जर्वेशन इसी एल्मा मीटर ने निकाला था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो एल्मा आपके लिए काफी काम का होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। क्या इंडिया के पास भी ऑब्जर्वेटरी है? बिल्कुल है, इंडिया के पास में एस्ट्रोसैट ऑब्जर्वेटरी है और इन पर आपसे एक सवाल ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड सवाल पूछा भी जा चुका है। इंडिया के अंदर लद्दाख में भी ऑब्जर्वेटरी स्थित है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं क्या इनसे रिलेटेड? यस, यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर 2016 में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब सवाल है एक वन लाइनर क्वेश्चन। अपन ने डिटेल क्वेश्चन कर लिया, अब वन लाइनर क्वेश्चंस की बारी। हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है, मोबाइल कंपनी, जिसने अपना लोगो बदला है? आंसर है नोकिया। नोकिया ने अपना लोगो बदल दिया है। नोकिया कहां की कंपनी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। नोकिया ने अपनी हाल ही में वो इस तरह का नया इसका वो आ गया है, लोगो आ गया है। ठीक है ना, आप इधर देख सकते हैं, कंपनी ने कहा नोकिया चेंज इट्स आइकॉनिक लोगो। नोकिया कनेक्टिंग पीपल जो लिखा आता था अब वो थोड़ा बदल गया है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि नोकिया बर्बाद क्यों हुई? इसके बहुत से कारणों में सबसे पहला कारण माना जाता है कि ये एंड्रॉइड के जमाने को समझ नहीं पाई, ये हार्डवेयर पर ही फोकस करती रही, इसका माइक्रोसॉफ्ट ने अधिग्रहण कर लिया, है ना, बहुत सी चीजें ऐसी थी, इसकी स्ट्रेटजीज थी। ये अपने आप में काफी बड़ा अध्ययन का विषय है। ये फिनलैंड की कंपनी है। कौन से देश की कंपनी है? फिनलैंड की। सीके देवेंद्र ने आंसर सही दिया, बाकी लोग कई तो इसको जापान की बना दिए हैं। फिनलैंड की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की नहीं है। कुछ बच्चे दक्षिण कोरिया भी लिखने लग रहे हैं, ना जापान की। ये फिनलैंड की कंपनी है और इसका इंफॉर्मेशन बिजनेस में काम है। 100 देशों में इसका काम फैला हुआ है। 415वीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है नोकिया जो है ना, मतलब ठीक है, बाकी तो खैर क्या बताना। फिलहाल के लिए इसने नासा के साथ मिलकर के चंद्रमा पर 4G टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एग्रीमेंट किया है। नासा के द्वारा चंद्रमा पर 4G टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, कि नोकिया कनेक्टिंग पीपल इसका टाइटल हुआ करता था। अच्छा, इसके बाद में सवाल आता है, भारतीय वायुसेना किस देश में कोबरा युद्ध अभ्यास, बहुराष्ट्र अभ्यास में भाग ले रही है? तो यूके के अंदर। इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल एयर डिफेंस कोबरा वॉरियर इन यूनाइटेड किंगडम। यह खबर आपके सामने है। हम लोग कोबरा एक्सरसाइज नामक एक्सरसाइज है वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोबरा वॉरियर के नाम से। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर कहां हो रही है? यूके के अंदर हो रही है। कब से कब तक होगी? मार्च 6 से लेकर 24 मार्च के बीच में होगी। इंडियन एयरफोर्स यहां पर भाग लेने जा रही है। यहां पर 145 हमारे एयर सैनिक जो है यहां जाएंगे। कहां से जाएंगे? जामनगर से पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। जामनगर गुजरात के अंदर से हमारे वॉरियर्स जो हैं वो 6 मार्च से होने वाली इस एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी हमने आपको बता दी। इसके अंदर मल्टीनेशनल देश आ रहे हैं। फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएसए, सिंगापुर यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे यूके की फोर्सेस के साथ साथ। और हम भी अपने साथ में 5 मिराज 2000 फाइटर जेट को, 2 C-17 ग्लोबमास्टर को लेकर के यहां पर जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम दुनिया के अंदर पार्टिसिपेशन कैसे करें एयरफोर्स, इसके बारे में, कॉम्बैट फैसिलिटीज कैसे डेवलप हो, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे। यह हमारा मिराज 2000 फाइटर है। यह वही फाइटर जेट है जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक की थी। ठीक है ना, ये मिड एयर रिफ्यूलर, जब हमारे फाइटर जेट्स वगैरह उड़ रहे होते हैं, हवा में उन्हें फ्यूल भरना होता है, तो उसके लिए भी हमारा एक फ्यूल टैंक लेके उड़ने वाला होगा। और ये वो ग्लोबमास्टर है जो टर्की में मदद करके लौटा है, जो कि दिल्ली के पास हिंडन एयर बेस पर तैनात रहता है। ठीक है, चलिए, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी ये सब चीजें, चलिए छोड़िए। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज दुनिया में किस किस नाम से होती हैं, ये एक स्लाइड हमने शेयर कर दी है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो ये सब चीजें दुनिया भर में कॉमन है, मिल जाएंगी, आप भी उठा लीजिए। देखो, हम 1% भी दावा एक चीज का नहीं करते। मैं कुछ चीजों में आपके साथ में सत्यता रख दूं तो बेहतर है। आप में से कुछ लोग हमारे बारे में कल्पनाएं बनाते होंगे, यार ये कितने लोग मेहनती लोग हैं यार, कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, निश्चित हम मेहनत करते हैं।
लेकिन हम में से एक भी जना, चाहे मैं या फिर यूट्यूब की दुनिया में कोई भी टीचर, वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं लाता है। पहले तो ये स्वीकार कर लीजिए। थोड़ा सा हमारे बारे में ना इज्जत कम रखिए दिमाग में, ताकि आप लोग भी मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर सकें। इज्जत कम क्यों रखिए? सब कट कॉपी पेस्ट है, ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। वी आर नॉट द ऑथर्स, वी आर जस्ट स्पीकर्स। हम बोल रहे हैं। ऑथर और स्पीकर में क्या अंतर है? ऑथर अपना ओरिजिनल लिखता है, नई चीजें ढूंढ कर लिखता है। हम जो चीजें ऑलरेडी मार्केट में हैं उनमें से ही आपके पास में कुछ चीजें लाकर रखते हैं। समटाइम्स ऐसी चीजों को लाते समय हम बस ये ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है। जैसे मैं आप तक आज तक जितनी भी खबरें लाया हूं वो किसी ना किसी न्यूज़पेपर की हैं। आप में से कुछ लोग ये कह देते हैं आप तो साहब न्यूज रिप्रेजेंटेटर बन गए हैं, आप प्रवक्ता बन गए। नहीं जनाब, हम नहीं बने हैं, हम टीचर ही हैं और ज्यादा से ज्यादा एक यूट्यूबर हैं। वो क्या कर रहे हैं? आपके सामने चीजों को लाके रख रहे हैं कि यहां पर यह बताया गया है, अपनी तरह से उन्हें संकलित करके। तो कभी हमें लेकर के ना कुछ लोगों के मन में आ जाता है कि ये तो अगला आज तक जी न्यूज यही बनाएगा। भाई नहीं, मैं अपनी जगह बढ़िया, मैं टीचर बढ़िया, मैं संकलित करके खबर, मैं वो बहुत मेहनत करते हैं भाई। वो लोग लेकर के वैन को घूमते हैं, ओबी वैन को घूमकर ओरिजिनल खबर लेके आते हैं। हम लोग खबरों को सुनाते हैं, नंबर एक चीज। दूसरा, हम ऑथर नहीं है, हम राइटर नहीं है, हम कोई भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं लिखते। मैं ही नहीं, सबके बारे में बोल रहा हूं मैं आगे से। कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। स्वीकार कर लीजिए तो बेहतर होता है। जैसे ये सारी जानकारी किसी ना किसी न्यूज़पेपर में आती है, वहां से लिखी जाती है, या किसी किताब में एनसीईआरटी के अंदर आती है, वहां से और किताबों में लिखी जाती है। फिर हम क्या करते हैं? उन्हें बेस्ट कंपाइल करते हैं। जैसे एक हलवाई करता है, जैसे अपने घर के अंदर माताजी करती हैं। क्या कि वो किचन में रखे हुए बहुत सारी जो मसाले हैं उनसे एक बेहतरीन खाना बना के आपको खिलाती हैं। ऐसे ही हलवाई तरह तरह की चीजों में से, दूध से बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बना के खिलाता है। तो हम लोग वो हैं आपके सामने। तो हम लोगों से ना ज्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना सा प्रभाव रखिए कि ये अच्छे हलवाई हैं, ये अच्छा कॉम्बिनेशन ढूंढकर हमारे लिए एक जगह पर ले आए हैं। ये जानकारी मैंने आपको क्यों दी? कि इसलिए दी क्योंकि आप में से कुछ लोग इस सेशन के बाद इस स्ट्रेस में चले जाते हैं, यार इन्होंने तो इतनी सारी जानकारी एक साथ इकट्ठा कर ली, मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई। इस जानकारी को इकट्ठा करने में 10 लोग लगे हैं। 10 लोगों ने 18 घंटे मेहनत की है, तब जाके 1.5 घंटे का सेशन बनाए। आपको मैंने 1.5 घंटे में दे दिया है। लोड मत लेना, जरूरत भर की चीजें थोड़ी ही होती हैं, उन्हें इकट्ठा करें, पढ़ के आगे बढ़ें। ठीक है? सबसे इंटेलिजेंट इस दुनिया में अगर कोई है तो वो छात्र है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो जान ले अपने बारे में। उसकी जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंसी है वो ये है क्योंकि छात्र असल मायने में उन सबको अपने दिमाग में रखता है, एग्जाम के दिन तक लेकर जाता है। जो जानकारी इकट्ठा करने में 10-15 लोगों की टीम लगती है, वो व्यक्ति, वो बच्चा जो है वो उस जानकारी को रखकर एग्जाम तक लेकर जाता है। इसलिए अपने ऊपर गर्व करिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। हमारी वजह से खुद का कॉन्फिडेंस कभी डाउन मत कर लेना। ठीक है? कई बार डिप्रेशन में, अरे सर आपको तो इतना आता है। किसी भी सर को कुछ नहीं आता है भाई, टीम लगी हुई है पीछे बहुत बड़ी सारी। हां, हम मेहनत कर रहे हैं आपके सामने क्योंकि काम ही एक है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तब जाकर के आप एग्जाम में पहुंचते हैं, है ना? तो जब स्टूडेंट होता है ना, वो सबसे इंटेलिजेंट प्राणी होता है। वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में रहे, कभी भी ये ना सोचे कि अरे साहब इतनी सारी जानकारियां आ गई, अब मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आप सबसे ताकतवर चीज है इस दुनिया की। ठीक है ना बेटा? चलो, कंफ्यूज में ये सब इधर उधर से मारा गया माल होता है। हर टीचर मार के लाता है इधर उधर का माल। ठीक है? हां, बस ये है, जैसे हर हलवाई, हर मां किचन में सामान जो रखे हुए हैं उनसे बेस्ट बनाती है, तो हम वैसे ही हलवाई हैं। समझ लो आप कि आपके सामने जो माल रखा है उसमें से बेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर बेस्ट प्रेजेंटेटर्स। हमसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आइए, अब साहब एक चीज और है, और इस समय एक सुर्खी है और उसका नाम है मैड काउ डिजीज। गाय पागल हो गई। मैड काउ डिजीज क्या है मैं आपको बताता हूं। इस समय सुर्खी में है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है साथियों। हाल ही में, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है फिर से मैं आपको बता दूं, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, ये बीमारियों से रिलेटेड सवाल, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड डिसेबिलिटीज, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है? अच्छा, माउथ एंड फुट डिजीज के ऊपर आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर सवाल पूछा गया था, ये किससे जनित होती है। ऐसे ही अब मैं आपको जो बीमारी बताने जा रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये बताना है आपको कि बीमारियों से सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। फिलहाल सुर्खी में है मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज के चलते ब्राजील ने बीफ बोले तो गाय का मांस
चीन को भेजने से इनकार कर दिया है कि उसके यहां की जो बवाइन है या गाय हैं वो बीमार हो गई हैं। क्या हो गई हैं? गाय पागल हो गई हैं। इस बीमारी का नाम क्या है? मैड काउ डिजीज। गाय पागल हो गई। गाय पागल हो गई और पागल गाय का बीफ अगर किसी ने खा लिया तो वो भी पागल हो जाएगा। इस कारण से ब्राजील ने चीन को बीफ भेजने से रोक लगा दी है, एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। ठीक है, ब्राजील हैज हॉल्टेड इट्स बीफ एक्सपोर्ट टू चाइना आफ्टर ए केस ऑफ मैड काउ डिजीज वाई कंफर्म्ड बाई नदर्न स्टेट ऑफ पारा। पारा कहां है? ब्राजील के अंदर। ब्राजील कहां है? ब्राजील साउथ अमेरिका के अंदर। अभी इस साउथ अमेरिका में चिली पढ़ा था अपन ने, यहां ब्राजील हो गया। इसके नॉर्थ में एक राज्य है जिसका नाम है पारा, और पारा राज्य के अंदर ये रहा पारा। यहां पर एक गाय पागल मिली है, कंफर्म हो गया कि ये पागल है। ऐसी स्थिति में उसका मांस भेजने पर रोक नहीं बल्कि सारे बोवाइन पर रोक लगा दिए। इस बीमारी का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम पर आप बोवाइन स्पॉन्जीफॉरम एनसिफेलोपैथी के नाम से याद कर सकते हैं। इसी को नाम मैड काउ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी। इसमें होता क्या है? इसके अंदर क्या कोई वायरस जनित बीमारी होती है या फिर ये किसी बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है? किस तरह की बीमारी है? तो मैं आपको बताता हूं इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा इतिहास ये है कि ये सबसे पहले 1986 में यूके में देखी गई थी ये बीमारी। 1986 में यूके के बाद 1987 से 2007 तक यूके ने लगभग 1,80,000 केसेस इसके पाए थे, जिनमें से 97% केसेस सारे के सारे यही थे। इसमें होता क्या है? असल मायने में ये मतलब जो बीमारी है ना, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब पागलपन का काम है। पागलपन का काम का मतलब क्या होता है कि गाय जो है वो बैलेंस नहीं बना पाती, चलते चलते लड़खड़ाने लगती है, और जब उसका बीफ कोई खा लेता है तो ऐसी स्थिति में उस गाय से उस व्यक्ति में भी ये बीमारी चली जाती है। ऐसी स्थिति में ये गाय के साथ साथ इंसान में भी हो जाती है। कंटेमिनेटेड फोल्डेड मांस खाने से ये होता है। क्या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मैंने कहा ना, पैरों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, सोच समझने की क्षमता खराब हो जाती है। अभी तक क्या इसका इलाज संभव नहीं है क्या? आंसर है जी नहीं, इसका इलाज संभव नहीं है। क्यों होती है ये बीमारी? इसके पीछे का कारण है एक प्रोटीन जिसका नाम है प्रायोन। इसका नाम याद रखिएगा, ना तो ये वायरस जनित बीमारी है ना बैक्टीरिया जनित बीमारी है, ये प्रोटीन जनित बीमारी है जिसका नाम है प्रायोन, जो कि कोशिका की सरफेस पर पाया जाता है, सेल सरफेस पर पाया जाता है। नॉर्मली प्रायोन प्रोटीन जो है वो अबनॉर्मल प्रायोन प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, कोशिका की जो कोशिका सतह है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन से बनी होती है। प्लांट्स में वो सेल वॉल के नाम से जानी जाती है, जिसमें आप सेल्यूलोज का नाम जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, जो प्रोटीन से निर्मित है, उसका प्रोटीन कंपोनेंट है जिसका नाम है प्रायोन। प्रायोन कई बार अपने अंदर अबनॉर्मल प्रायोन में कन्वर्ट हो जाता है। सेल का अबनॉर्मल प्रायोन में बदल जाने से प्रोटीन के अंदर हुए इस परिवर्तन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से मतलब अबनॉर्मल बिहेवियर काऊ जो है वो शो करने लगती है। ऐसी स्थिति में जो शरीर है काऊ का, चूंकि ये कोई बाहर से आया हुआ पैथोजन तो है नहीं जिससे कि काऊ का शरीर लड़ाई लड़ ले, उसके अंदर इम्यूनिटी काम में आ जाए, ये अंदर ही हुआ परिवर्तन है, प्रोटीन में हुआ परिवर्तन है। इस वजह से गाय इस बीमारी से लड़ नहीं पाती। इस वजह से इस बीमारी का डिटेक्शन भी अर्ली एज में नहीं हो पाता। अर्ली एज में हो जाए तो फीवर जैसी चीजें पता चल जाएं। धीरे धीरे ये बीमारी होती जाती है। इसका परीक्षण एलिजा टेस्ट के माध्यम से, एंजाइम लिक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे परीक्षण से किया जाता है, और इसके अंदर जो भी बीमारियां होती हैं वो बीमारियां एकदम पता नहीं चलती। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम से कम 4 से लेकर 6 साल तक है, यानी कि शुरुआत में जब ये होती है तब पता नहीं चलता, लेकिन जब ये हो जाती है उसके बाद में जीव जो है वो 5-6 वीक के अंदर ही खत्म हो जाता है। क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? नहीं, इसका कोई वैक्सीन तैयार नहीं है। इस वजह से ब्राजील ने, क्योंकि गाय से इंसान में ये बीमारी फैलती है, इसलिए इसका चाइना को एक्सपोर्ट रोक दिया है। ऐसी स्थिति में अब सवाल बनता है कि टॉप बीफ सप्लायर जो चीन को मांस भेजते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो ब्राजील है, फिर अर्जेंटीना है, फिर उरुग्वे है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूएस है। बीफ इंपोर्ट जो है वो चीन के द्वारा बड़ी मात्रा में किया जाता है। ट्रेड के हिसाब से अगर बात करें तो बीफ बेच करके जो पैसा कमाया जाता है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका $9.3 बिलियन धन कमाता है बीफ एक्सपोर्ट से। ब्राजील $8 बिलियन धन कमाता है बीफ एक्सपोर्ट से, यानी कि बोवाइन के पशुओं के मांस से। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं एक वन लाइनर प्रश्न की तरफ। वन लाइनर प्रश्न है, नासा स्पेस एक्स द्वारा कौन सा मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो क्रू 5 नामक मिशन जो है, अब इधर देखिए, नासा स्पेस एक्स लॉन्च टू मार्च 2 फॉर नेक्स्ट अवेलेबल क्रू 6 लॉन्च अटेम्प्ट। नासा स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन को लेकर के काम कर रहा है। कैनेडी स्पेस सेंटर से क्रू 6 मिशन लॉन्च होगा, जिसमें 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एक रशियन कॉस्मोनॉट और एक यूएई का एस्ट्रोनॉट सफर करने वाला है। क्रू 6 मिशन क्रू ड्रैगन 4th फ्लाइट के अंदर यह कार्यक्रम होगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल सेशन भी ले लूंगा आने वाले समय में, जब यह लॉन्च होगा तो हम अपने डिटेल जो एनालिटिकल सवाल है उसमें इसे डाल लेंगे, है ना। फिलहाल के लिए इसको जाने देते हैं। Recently, which of these company launches LLMA लार्ज लैंग्वेज मॉडल? किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में मेटा के द्वारा लामा मॉडल लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। लामा चैट सोशल प्लेटफॉर्म टू योर यूनाइट गेम, इस तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल लैंग्वेज लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आखिरी एनालिटिकल क्वेश्चन पर। आखिरी एनालिटिकल क्वेश्चन क्या है आज वो भी जान लीजिए। मर गए भैया। तगड़ा यज्ञ करवा दिए हो आप लोग मुझसे। फ्रांस में प्रदर्शन और मैक्रोन की चीन यात्रा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। कल आरएनए के शुरुआती सेशन में मैंने आपको जर्मनी के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने बताया था कि जर्मनी के ओलाफ स्कॉल्ज इंडिया आए हुए हैं और जर्मनी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, कुछ उसी तर्ज पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष चीन जाने वाले हैं और फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट का कारण एग्जैक्टली वही है जो जर्मनी में था। क्या? यूक्रेन की मदद मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि आप अगेन वॉर में एंट्री कर रहे हैं। आप यूक्रेन को वेपन मत दो। हमारे यहां ऑलरेडी गरीबी आ रही है, हमारे लोगों के ऊपर संकट आ रहा है। आप ऐसा ना करें। ऐसा करके यहां पर क्राइसिस खड़ा हो रहा है। तो आप देखिए, यूक्रेन की मदद को रोकने के लिए एंटी नाटो प्रोटेस्ट फ्रांस में हो रहे हैं। असल मायने में ये लोग ये नहीं कहते कि यूक्रेन की मदद मत करो, ये कहते हैं नाटो का साथ छोड़ दो। क्योंकि असल में आपने जब से नाटो का साथ दिया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया है, तब से आप लोग यूक्रेन की मदद करने के लिए बाध्य हैं और इस कारण से यूक्रेन में आप अपनी तरफ से बड़ा इन्वेस्टमेंट भेजते हैं। ऐसी स्थिति में नाटो रशिया वॉर जो है वो हमारे लिए खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस होल्ड सेकंड वीकेंड एंटी नाटो प्रोटेस्ट आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं, ये प्रोटेस्ट है, लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरते हुए देखे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हथियार देने से जंग बढ़ेगी। अगर सरकार करना चाहती है तो रूस को हमला करने से रोके, ना कि यूक्रेन का समर्थन करे। आपको अगर कुछ करना है तो आप रूस के ऊपर दबाव बनाएं कि वो युद्ध रोके। आप डीडीपी, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस की इंडिया वाली नीति अपनाएं, ठीक है। आपको जानकर साथियों गर्व होगा, हालांकि ये प्रोटेस्ट गर्व का विषय नहीं है। गर्व का विषय यह है कि हाल ही में चीन ने अपनी एक पॉलिसी जारी की है, जिसमें उसने ये बताया है कि वो यूक्रेन के अंदर हो रहे वॉर के लिए क्या सोचता है। उसने अपनी पॉलिसी में 10 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसके बाद दुनिया के देश लगभग हिल गए हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्या लिख दिया उसने? उसने एक तरह से भारत जैसी ही बातें जो भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर युद्ध को लेकर लिखता है या बोलता है, वही सब उसने कहा है। क्या कहता है भारत? मैंने आपको पहले भी बताया है, इंडिया का रशिया यूक्रेन युद्ध पर जो स्टैंड है उसे आप इन 3 शब्दों में खत्म कर सकते हैं। क्या? इंडिया कहता है बातचीत डिप्लोमेसी से होगी, यानी कि कूटनीति से युद्ध समाप्त होगा। दूसरा, डायलॉग से। देखिए डिप्लोमेसी और डायलॉग में क्या अंतर है? डिप्लोमेसी का मतलब है कूटनीतिक तरीके से। कूटनीतिक तरीके मतलब राज्य के, देश के नेता एक दूसरे के साथ बैठें, समझाइश करें, उन्हें समझाएं कि आप ऐसा करेंगे तो हम आपका यह लाभ कराएंगे। कूटनीति, जैसे इंडिया अपने द्वारा अपने हितों की रक्षा कर रहा है, रशिया से तेल खरीद के, अमेरिका से वेपन या फिर जहाज खरीद के, इसे कूटनीति कहते हैं। तो डिप्लोमेसी करिए, बातचीत करिए और शांति स्थापित रखने की तरफ कदम बढ़ाइए। यह इंडिया का पक्ष रहा है आज तक ही पूरे युद्ध में। यही कारण है कि भारत ने ना नाटो का समर्थन किया ना रूस का समर्थन किया। इंडिया ने कहा हमारा अपना पक्ष है। हाल ही में चीन ने भी यही पक्ष बना दिया है अपना। उसने भी अपने, में 10 पॉइंट पढ़ाऊंगा, जिसके कारण अभी मैक्रोन चीन के पास जा रहे हैं कहने के लिए
कि आप रूस पर दबाव बनाओ कि वो युद्ध रोके। चीन ने कहा नहीं, युद्ध पर दबाव किसी एक देश पर एक तरफा नहीं बनाया जा सकता, फाइनली मसला डायलॉग से ही क्लियर होगा। मैं आपको लेकर चलता हूं, तो ठीक है। तो फ्रांस के अंदर दिक्कत क्या हो रखी है, क्योंकि फ्रांस ने यूक्रेन की मिलिट्री एड बढ़ाई। फ्रांस उन टॉप 10 देशों में शामिल है जिसने मिलिट्री सहायता यूक्रेन को दी, लगभग $7 बिलियन की 0.7 बिलियन डॉलर की मदद दे चुके हैं। ऐसी स्थिति के अंदर फ्रांसीसी लोग जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के झंडे फाड़ रहे हैं। उनका मानना है कि नाटो और यूरोपियन यूनियन फ्रांस को बर्बाद कर देंगे, जबरदस्ती यूक्रेन की मदद करने के लिए धकेल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि लेट्स क्विट नाटो, यानी कि नाटो को छोड़ दो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो, क्योंकि इसकी वजह से फ्रांस मजबूरन अमेरिका का समर्थन करता है और रूस पर प्रतिबंध लगाता है। इसका असर रूस के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि फ्रांस की अपनी इकोनॉमी घाटे में चली गई है, इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में नाटो क्या है एक बार के लिए जान लीजिए। 4 अप्रैल 1949 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, उस समय अमेरिका के पक्षधर जो देश थे उन्होंने अपने द्वारा एक संगठन बनाया जिसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके माध्यम से दुनिया के 30 देश एक साथ हुए और निर्णय लिया कि अगर किसी भी देश पर हमारे ऊपर हमला होगा तो 30 के 30 देश मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे। यह घटना स्थापित, यह संगठन स्थापित इसलिए हुआ था ताकि यूएसएसआर को कड़ी टक्कर दी जा सके कोल्ड वॉर के दौरान। चूंकि 1991 में कोल्ड वॉर सतही समाप्त हो गया, क्योंकि यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, इस वजह से अब इसका कोई भी औचित्य नहीं है। यही फ्रांस के लोगों का मानना है कि इसको आप खत्म करिए। ऐसी स्थिति में मैक्रोन ने कहा है कि वो चाइना जाएंगे अप्रैल के शुरुआती वीक में। हालांकि वो इंडिया भी आएंगे, लेकिन वो बीजिंग को प्रेशराइज करने जाएंगे ताकि वो मॉस्को पर दबाव बनाए। किस बात का दबाव बनाए? कि वो युद्ध को समाप्त करे। चीन बनाए रूस पर दबाव, इसलिए मैक्रोन कहने के लिए चीन जाएंगे। लेकिन चीन ने इससे पहले ही अपनी एक पोजीशन डिक्लेयर कर दी 24 फरवरी 2023 को। इसने कहा कि यूक्रेन का जो संकट है उस पर चाइना का पोजीशन दुनिया को पता हो तो जरूरी है। क्या जानकारी दी इन्होंने? चाइनाइज पोजीशन ऑन पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस। इन्होंने अपना एक पोजीशन दिया। क्या कहा? इन्होंने 10 पॉइंट में यूक्रेन के विषय पर अपनी बात रखी। चीन वालों ने इसे पोजीशन पेपर नाम दिया गया। क्या कहा गया? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सभी देशों की संप्रभुता, उनकी आजादी, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। नंबर 1, भारत भी यही कहता है। नंबर 2, शीत युद्ध की मानसिकता छोड़नी होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? कोल्ड वॉर की मानसिकता छोड़िए। यह क्या हुआ? कोल्ड वॉर, जिसके कारण आज तक भी अमेरिका रशिया के पीछे पड़ा हुआ है, आपको यह छोड़ना चाहिए। नंबर 3, दुश्मनी से किसी को फायदा नहीं है। नंबर 4, यूक्रेन में शांति के लिए बातचीत बेहद जरूरी है। एक भी पॉइंट ऐसा लग रहा है जो चीन का ओरिजिनल है, कॉपी पेस्ट फ्रॉम इंडिया है। यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए मानवीय संकट को सुलझाने की दिशा में हर कदम उठाने चाहिए। इंडिया इसी कारण तो यूक्रेन की मदद करता है। युद्ध के दौरान नागरिकों और युद्धबंदियों की रक्षा की जाए। न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा का पूरा इंतजाम हो। चीन लड़ाई में परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खिलाफ है। यूक्रेन युद्ध में पैदा खाद्य संकट को देखते हुए अनाज के निर्यात में जो अड़चनें आ रही हैं उन्हें खत्म किया जाए। चीन एक तरफा प्रतिबंधों के खिलाफ है, मतलब रूस पर जो दुनिया के सबसे अधिक प्रतिबंध लाद दिए गए हैं उनके खिलाफ है। सभी पक्षों को यह समझना होगा। क्या समझना होगा? कि मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत है। राजनीतिक कारणों का उपयोग जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के हथियार की तरह से नहीं होना चाहिए। युद्ध के कारण जो तबाही हुई है उसे उबरने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यहां पर विशेष ख्याल देना होगा, सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। चीन की जैसे ही यह पोजीशन आई, इसका कंक्लूजन एक लाइन में यही था कि चीन मॉस्को को नहीं समझाएगा, लेकिन न्यूक्लियर वॉर भी नहीं होने देगा। न्यूक्लियर वॉर नहीं होने देगा, रूस को समझाएगा नहीं। इसका मतलब भी सही है। इसका मतलब यह है कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड ये ध्यान से देख ले कि अगर आप रूस पर प्रतिबंध लगा के किसी एक देश की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं तो वो गलत है। आप किसी एक देश की मदद ना करें। मतलब यहां पर देखिए, सभी पक्षों को वाजिब रवैया होना चाहिए और यहां पर यूक्रेन को खत्म करने के लिए बातचीत पर विचार होना चाहिए। और एक तरह से इन्होंने कहा दुश्मनी से किसी को फायदा नहीं होगा। आपको यह ध्यान रखना होगा। ये देखो, किसी एक देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देश की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते। आज यूक्रेन के लिए पूरा वर्ल्ड, भले ही वेस्टर्न वर्ल्ड एक हो रहा हो, लेकिन इसके कारण दुनिया के कितने सारे देशों को कितने संकट से गुजरना पड़ रहा है, इस पर ध्यान देना होगा।
ये बात मैक्रोन को लगी कि यार भाई चलना पड़ेगा, चीन को समझाने की थोड़ा दबाव बनाओ। क्यों? क्योंकि इंडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, वो तो नाकामयाब रही। इंडिया ने कितने भी दबाव के बावजूद यूएनजीए की मीटिंग के अंदर रूस विरोधी वोट नहीं दिया। इंडिया हालांकि G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो ये फ्रांस वगैरह देश इंडिया पर अब थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? कि अगर इंडिया G20 की बैठक आयोजित कर रहा है तो इन्हें इस तरह का पत्र जारी करना चाहिए जिसमें कि निंदा प्रस्ताव शामिल हो। किस बात का? एक ऐसा लेटर हो जिसमें कि रशिया का स्ट्रांग प्रतिकार हो। रशिया का कौन करे? इंडिया करे। ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। कौन है ये? रशिया की तरफ, मतलब फ्रांस की तरफ से इनके वो हैं सिग्नेटरी। इन्होंने कहा है कि भाई हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी इसका पूरी तरह से मतलब G20 का पत्र जारी हो तो उसमें यह बात स्पष्ट रूप से रखी गई हो। क्या रखी गई हो? कि हम रशिया का विरोध करते हैं। हालांकि इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। ये इनकी मंशाएं हैं जो मंशा रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैक्रोन इन दिनों अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेता समझने की गलती कर रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो असल में समझते हैं कि जैसे अमेरिका दुनिया पर प्रभाव डालता है वो भी प्रभाव डालते हैं। इसी कारण से कभी वो पुतिन को समझाते हैं, कभी इंडिया को समझाते हैं, कभी चीन को समझाते हैं। नमूने आपके सामने हैं। आप देखिए, पुतिन से ये कई बार बात कर चुके, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, लेकिन भैया माने नहीं। इंडिया से बात कर लिए कि यूएनजीए में पुतिन के खिलाफ में आप वोट दे दो, भारत माना नहीं। हालांकि ये कह जरूर रहे हैं कि हमारे प्रतिबंधों से रूस का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। दिखता तो इनके देश की जनता इनके खिलाफ आकर खड़ी नहीं हो जाती। फिलहाल ये इंडिया की यात्रा पर भी आने वाले हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा आदमी दिखाने के चलते ये जिस तरह का रवैया अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि G20 के अंदर जो एक कॉमन पत्र जारी हो उसमें रूस की निंदा हो, इसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना? चाइना का पीस प्लान जो है वो एक तरह से रशिया को भी पसंद नहीं है कि भाई ठीक है अपनी तरफ से अपने आप चलो। खैर ये सब बातें चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सवाल नाटो से जुड़ा है। यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर सवाल नाटो से रिलेटेड पूछा भी गया है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है सभी साथियों को प्रॉपर विश्लेषण समझ में आया होगा। नाटो से जुड़ा हुआ वेस्ट बंगाल पुलिस सीआईसीआई के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको सेशन पूरा होने के बाद मेरे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, परेशान ना हो। ठीक है? अब आखिरी सवाल जो वन लाइनर है, चैट जीपीटी को किस देश ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो चाइना ने कर दिया है। तो चैटबॉट जो है उन्होंने चैट जीपीटी क्या है इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ साथियों, किस टीम ने मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला विश्व कप 2030 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गई है आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, चलिए साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। आज इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो आपके सामने इंपॉर्टेंट डेज में आज नेशनल साइंस डे है। 28 फरवरी को इसे मनाया जाता है। फिजिसिस्ट किनके याद? चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन की याद में, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था उनकी याद में इसको मनाया जाता है। ठीक है ना? चलिए, दूसरा है रेयर डिजीज डे, फरवरी 28 को मनाया जाता है अवेयरनेस के रूप में। और मैंने आपको जो जानकारी देनी है कोर्सेज के बारे में, दो बड़ी जानकारियों में सबसे पहली जानकारी ये कि आप लोगों के रिफंड इनिशिएट हो चुके हैं। अनअकैडमी से जो पैसा आना था वो आपके अकाउंट्स में आ चुका होगा, नहीं आया है तो आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज आ चुके हैं। आपके लिए हमने कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया है, हमारे एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, वहां जाकर अपने लिए नया कोर्स ले लीजिए, जहां पर आपको डिटेल जीके का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कोर्स मिल जाएगा, जो स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे और डिफेंस के लिए काफी काम का होगा। डिजिटल बोर्ड के थ्रू क्लासेस ली जाएंगी, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको यहां पर पूरी तरह से जानकारी कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ, थ्योरी के साथ दी जाएगी। एप्लीकेशन का नाम RNA बाय अंकित अवस्थी है। यहां पर पेड कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है, यहां जाकर अपने लिए कोर्स बुक कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि कोर्स की लैंग्वेज क्या होगी, तो ये बाइलैंग्वेज होगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं। पीडीएफ बाइलैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश में मटेरियल होगा। क्लासेस लाइव रहेंगी, तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। क्लास का समय शाम 8:30 होगा, मंडे से फ्राइडे चलेगा। वीकली करंट अफेयर के टेस्ट होंगे। और हाँ, एक चीज यहां पर जानकारी के रूप में जान लीजिए, लैपटॉप पर अभी ये चीज नहीं है। जो iOS है उस पर, यानी कि एप्पल वालों के लिए हम एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, जल्दी ही उनके लिए एप्लीकेशन आ जाएगा। प्रस्तावित है कि आपके टेस्ट में हम आपके लिए इनाम का वितरण करेंगे, इसलिए जितनी भी RNA की क्लासेस चल रही हैं इन्हें सीरियसली पढ़ें, वीकली टेस्ट के लिए तैयार रहें। आपको हमारे कॉल सेंटर के नंबर दे दिए गए हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। आपके लिए ये पूरी समय तत्परता के साथ खड़े हैं। और भी 1-2 नंबर हम जल्दी ही एक्टिवेट कर रहे हैं। कल कोर्स शुरू होगा, इससे पहले आप अपने लिए सीट रिजर्व करा लें। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
कैसा रहा अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। टेक केयर।